नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास बंद दरवाजा पार्ट 4। कैसे? मैंने उसे कहा कि कृष्ण बिहारी लाल से मिलने मैं भी नहीं जाती, मैं उससे फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। वह मान गया। समीप ही एक रेस्टोरेंट था जिसमें पब्लिक टेलीफोन बूथ था। मैंने वहाँ एक बैरे को पकड़ा और उसे 5 रुपये देकर इस बात के लिए मनाया कि अगर कोई साहब मेरी तलाश में वहाँ आए तो वह उनसे कहे कि वह निकल गई थी। वास्तव में मैं रेस्टोरेंट के क्लॉक रूम में जा छुपी थी। उस रेस्टोरेंट का पिछवाड़े से कोई रास्ता था ही नहीं। फिर 5-7 मिनट बाद मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सड़क पर आई। अनिल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं फौरन कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट की तरफ बढ़ चली। लेकिन उससे पहले तुमने कृष्ण बिहारी लाल को फ़ोन भी किया था कि तुम थोड़ी देर लेट आओगी। हाँ, मेरी अनिल से तब मुलाकात हुई थी जबकि मैं कृष्ण बिहारी लाल से मिलने जाने के लिए रवाना होने वाली थी। इसलिए मैंने फ़ोन पर लवलीन को कहलवा दिया था कि मैं 20-25 मिनट लेट आऊँगी। यानी कि लवलीन भी 8 बजे ही कृष्ण बिहारी लाल से उसके फ्लैट पर मिलने वाली थी। हाँ, आई सी। फिर मैं कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर पहुंची। मैंने उसके फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन भीतर से कोई जवाब न मिला। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे धक्का दिया तो पाया कि दरवाज़ा खुला था। मैं भीतर दाखिल हो गई। भीतर फ्लैट की बत्तियां जल रही थी। पहले मैंने बैठक में ही खड़े होकर उसे नाम लेकर पुकारा और फिर मैं झिझकती हुई बेडरूम में दाखिल हो गई। वहां बाथरूम के दरवाजे के सामने फर्श पर मुझे कृष्ण बिहारी लाल की लाश पड़ी दिखाई दी। जब तुमने उसे देखा था उस वक्त वह मर चुका था। ज़रूर मर चुका होगा। उसके आसपास खून का तालाब बना हुआ था। इतना खून बह जाने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? बाथरूम का दरवाज़ा वह उस वक्त खुला था या बंद था? खुला था। फिर क्या हुआ? फिर मैं उल्टे पांव वहां से बाहर निकल गई। मैंने अपने पीछे पहले की तरह दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं लिफ्ट के रास्ते नीचे पहुंची और इमारत से बाहर की ओर लपकी। इमारत से निकलते ही मुझे तुम दिखाई दे गए थे। तुमने ऐसी खोजपूर्ण निगाहों से मुझे देखा था कि मैं और भी भयभीत हो उठी थी। और तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि जो पखेड़ा मैं अभी देखकर आई थी उसमें मैं भी फंस सकती थी। मैंने तुम्हें सफ़ेद सैंडलें पहने देखा था। वे कहाँ गई? वे जब मैं फ्लैट पर वापस पहुंची थी तो लवलीन प्रभा ने उतरवा ली थी। क्यों? क्योंकि उस पर खून के छींटे पड़े दिखाई दे रहे थे। वे तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे? नहीं, लवलीन प्रभा ने ही मेरा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित किया था। तुम्हारी सफ़ेद साड़ी पर या उस भूरे कोट पर खून के छींटे नहीं थे? नहीं, खून सिर्फ अपनी सैंडलों पर दिखाई दिया था। श्योर? हाँ। जब तुम वापस बंसल लॉज पहुंची थी उस वक्त लवलीन प्रभा फ्लैट में थी? हाँ। लेकिन तुम्हारे अपने कथनानुसार उसकी भी कृष्ण बिहारी लाल के साथ 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वह जा नहीं सकी थी। उसके बॉयफ्रेंड राकेश गुप्ता ने उसे नहीं जाने दिया था। तुमने तो खुद राकेश गुप्ता से फ़ोन पर बात की थी और तुम्हें मालूम हुआ था कि 8 बजे के आसपास तो वह राकेश गुप्ता के साथ थी। जब अनिल से तुम्हारी एकाएक मुलाकात हो गई थी और फिर तुम उसके साथ कार में सवार होकर सुभाष लॉज गई थी, तो क्या उस तमाम अरसे में कोई शादी ब्याह का भी जिक्र चला था? हाँ, वह संकोचपूर्ण स्वर में बोली। अनिल ने शादी का जिक्र किया था। मैं खुद अनिल से शादी करना चाहती थी। हमने यही फैसला किया था कि हम तनिक भी समय नष्ट किए बिना जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। लेकिन फिर चंद ही घंटों में तुमने इंद्र कुमार से शादी करने का फैसला कर लिया। क्यों? वजह मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इंद्र कुमार अनिल के बचाव पर पैसा इसी शर्त पर खर्चने को तैयार था कि मैं उससे शादी करना कबूल कर लूँ। यही असली वजह है? हाँ, ऑनेस्ट। तुम्हारे ख्याल से कत्ल अनिल ने किया है? और किसने किया हो सकता है? तुमने कृष्ण बिहारी लाल की लाश के पास चाकू पड़ा देखा था? हाँ, वह वही चाकू था जो तुमने अनिल की कार में देखा था। मेरा मतलब है, तुमने पहचाना था उस चाकू को? हाँ, अनिल ने ऐसा भी कुछ कहा था कि उसने वह चाकू कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल करने के लिए खरीदा था। हाँ, इसीलिए तुम उसे कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट का पता बताने से डर रही थी और उसे अपने साथ ले जाने से डर रही थी। हाँ, यानी कि तुमने लाश देखी, लाश के पास पड़ा खून से रंगा वह चाकू देखा जो तुम पहले अनिल बहल के अधिकार में देख चुकी थी,
और तुम कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गई कि कत्ल अनिल बहल ने किया था। अगर मेरी जगह पर तुम होते तो तुम उन हालात से और क्या नतीजा निकालते? तुम जब रेस्टोरेंट के क्लॉक रूम से निकलकर बाहर सड़क पर आई थी तब तक अनिल बहल वहां से जा चुका था। हाँ, यानी कि तुम्हारे सड़क पर आने से ज़्यादा 5 मिनट पहले वह वहां से गया होगा। हाँ, तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारे कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में पहुंचने से कितनी देर पहले उसकी हत्या हुई थी? ज़्यादा देर हुई नहीं हो सकती, शायद 2 या 3 मिनट पहले, क्योंकि जब मैंने लाश देखी थी उसकी छाती में से उस वक्त भी खून बह रहा था। तुम्हें उसके जिस्म में किसी तरह की हरकत दिखाई दी थी? नहीं। तुम्हारी सफ़ेद सैंडलों पर काफ़ी खून लगा हुआ था। हाँ। लवलीन प्रभा के पास सफ़ेद सैंडलें हैं? मुझे नहीं मालूम, अगर हैं तो मैंने कभी देखी नहीं। तुम्हारी सैंडलों पर से खून किसने धोया था? तुमने? नहीं, लवलीन प्रभा ने। जब तुम फ्लैट पर पहुंची थी उस वक्त वह क्या कर रही थी? वह अभी नहाकर हटी थी। मेरी सैंडलों पर निगाह पड़ते ही उसने सैंडलें मुझसे उतरवा ली थी। फिर उसी ने मुझे राय दी थी कि मैं फ़ौरन अपने पहने हुए कपड़े उतार दूं और नहा लूं, ताकि इस बात की गारंटी हो जाए कि अगर मेरे जिस्म पर कहीं, खास तौर से पैरों या टखनों पर, कोई खून का छींटा पड़ा हो तो वह धुल जाए। तुम लिंटन रोड कैसे पहुंची थी? बस से। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा था उस वक्त तुम नहा रही थी। हाँ। तुम्हें यह मालूम है कि लवलीन प्रभा ने तुम्हारी सैंडलों का क्या किया? नहीं। अंजना, एकाएक सुनील तनिक बदले स्वर में बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हारे लवलीन का फ्लैट छोड़कर होटल में रहने के लिए चल देने के बाद लवलीन की भी गैर हाजिरी में मैंने उस फ्लैट की तलाशी ली थी। वहाँ किचन के एक कबोर्ड में जूतों के डिब्बे के पीछे छुपा कर रखा हुआ एक गत्ते का डिब्बा मैंने बरामद किया था। उस डिब्बे के भीतर ताज़ी धोई हुई एक सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद पेटीकोट मौजूद था। दोनों कपड़े उस वक्त भी गीले थे। उन कपड़ों से यह भी लगता था कि उन पर से खून के धब्बे रगड़ रगड़ कर धोए गए थे। उसी डिब्बे में एक जोड़ी सफ़ेद सैंडलें भी मौजूद थी और वे भी हाल ही में धोई गई मालूम होती थी। लेकिन वे कपड़े, वे गीले कपड़े, क्या वाकई उन पर से खून के धब्बे धोए गए थे? हाँ, और बड़ी जल्दबाजी में धोए गए थे, क्योंकि मुझे साड़ी के निचले भाग में खून के हल्के हल्के 2-3 धब्बे तब भी दिखाई दिए थे। कमाल है, लेकिन मुझे तो गारंटी है कि मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं थे। और फिर यह भी याद करो कि कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के बाथरूम में कोई युवती थी जिसके की रोने की आवाज़ सुनी गई थी और जो इस बात पर आंसू बहा रही थी कि बेहद खूबसूरत और नौजवान होने के बावजूद भी वह हीरोइन नहीं बन सकी थी। देखो अंजना, मौजूदा हालात में साफ दिखाई दे रहा है कि बाथरूम में या तुम थी और या लवलीन प्रभा थी। इसका मतलब यह है कि या तुम झूठ बोल रही हो या लवलीन प्रभा। मैं झूठ नहीं बोल रही, वह दृढ़ स्वर में बोली। तो फिर लवलीन प्रभा झूठ बोल रही होगी। मुमकिन है वह भी झूठ न बोल रही हो। मुमकिन है बाथरूम में हम दोनों के अलावा कोई और लड़की रही हो। आखिर कृष्ण बिहारी लाल हम ही 2 लड़कियों को तो नहीं जानता था। जैसा उसका धंधा था, जैसी उसकी नीयत थी, उसमें तो उसकी दर्जनों लड़कियों से वाकिफियत होने की गुंजाइश थी। सुनील खामोश रहा। वह सोच में पड़ गया। अंजना सच कह रही थी। कृष्ण बिहारी लाल के बाथरूम में रोने वाली लड़की कोई और हो? अंत में सुनील बोला, यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि लवलीन प्रभा कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में न गई हो। वह साड़ी और पेटीकोट अगर तुम्हारा नहीं है तो निश्चय ही वह लवलीन प्रभा का है। मेरी सफ़ेद साड़ी मेरे पास है, अंजना बोली, और उस पर खून के धब्बों की मौजूदगी यह साबित करती है। सुनील कहता रहा कि वह कृष्ण बिहारी लाल की हत्या के समय या उसके बाद उसके फ्लैट में मौजूद थी। कल शाम मैंने लवलीन प्रभा से खास तौर से पूछा था कि क्या उसके पास कोई सफ़ेद साड़ी थी। उसने कहा था कि उसके पास सफ़ेद साड़ी थी, लेकिन बाद में तुम्हारे उसके फ्लैट से कूच कर जाने के बाद जब मैं दोबारा उससे मिला था तो मैंने उसे तुम्हारा कोट तो पहने देखा था, लेकिन सफ़ेद साड़ी वह नहीं पहने हुई थी। पूछने पर उसने कहा था कि पहनने का वक्त आने पर उसने उसे पहनने के काबिल नहीं पाया था। हकीकतन उसने उस साड़ी को साथ के पेटीकोट के साथ धोकर गत्ते के डिब्बे में बंद करके किचन में छुपाया हुआ था, और वह पहनने के काबिल इसलिए नहीं थी क्योंकि वह तब भी गीली थी। तुम्हारे ख्याल से लवलीन प्रभा हत्यारी हो सकती है? यह मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन झूठ तो उसने खूब बोला है, और मुझे यह भी मालूम हो चुका है
कि कल रात हत्या के समय के आसपास वह अपने उस राकेश गुप्ता नाम के बॉयफ्रेंड के साथ नहीं थी। अगर वह राकेश गुप्ता के साथ नहीं थी, फिर तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि हत्या के समय राकेश गुप्ता कहाँ था। क्या मतलब? मतलब यह है कि जैसे अनिल बहल मेरा बॉयफ्रेंड है और अगर उसने मेरी खातिर कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल किया हो सकता है, तो राकेश गुप्ता लवलीन प्रभा का बॉयफ्रेंड है। उसे लवलीन प्रभा के उससे मिलते जुलते रहने से सख्त ऐतराज था। मिस्टर सुनील, अगर अनिल बहल कातिल हो सकता है, तो क्या राकेश गुप्ता कातिल नहीं हो सकता? हो सकता है, सुनील ने स्वीकार किया। तभी टैक्सी रेलवे स्टेशन की मॉर्की में आकर रुकी। प्लेन द्वारा सुनील और अंजना राजनगर पहुंचे। एयरपोर्ट के लाउंज में पहुंचने पर सुनील बोला, अंजना, तुम बाहर जाकर एक टैक्सी में सवार हो जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं टेलीफोन करके आता हूँ। अंजना ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। सुनील एक टेलीफोन बूथ में दाखिल हो गया। उसने ब्लास्ट का नंबर डायल किया। संपर्क स्थापित होते ही उसने कॉइन बॉक्स में अठन्नी डाली और बोला, रेणु? यस। उसे रेणु की आवाज़ सुनाई दी। मैं सुनील बोल रहा हूँ, जरा होल्ड कीजिए। रेणु एकदम अपरिचित स्वर में बोली। फिर सुनील को लाइन पर एक क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और रेणु की आवाज़ आनी बंद हो गई। हेलो। थोड़ी देर बाद उसे फिर रेणु की आवाज़ सुनाई दी। सोनू? हाँ, सुनील बोला। क्या बात है? तुम कहाँ से बोल रहे हो? एयरपोर्ट से। क्यों? पुलिस दोपहर से ही तुम्हारी तलाश में यहाँ के चक्कर लगा रही है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर यहाँ 4-5 बार आ चुका है। नीचे पुलिस की जीप खड़ी है। वह कभी आकर रिसेप्शन पर आता है और कभी नीचे जीप पे। इस वक्त वह रिसेप्शन पर बैठा है, इसलिए मैं वहाँ से हटकर तुम्हारे केबिन में से तुमसे बात कर रही हूँ, ताकि उसे भनक न पड़ जाए कि माइक पर तुम हो। सोनू, क्या घपला है? वह सब इंस्पेक्टर तुमसे बात किए बिना यहाँ से टलने वाला नहीं। अच्छा? हाँ, और एक और आदमी भी तुम्हारे चक्कर काट रहा है। कौन? इंद्र कुमार। वह भी दोपहर से ही यहाँ मंडरा रहा है। वह बहुत खफा दिखाई दे रहा है। इंद्र कुमार कहाँ है इस वक्त? रिसेप्शन पर। तुम्हारा फ़ोन आने के वक्त मेरे सिर पर खड़ा था और मुझसे बहुत मीठा मीठा बोलकर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तुम्हारा कुछ अता पता मालूम था या नहीं। और कुछ नहीं, लेकिन चक्कर क्या है? रेणु, सुनो, मेरा एक काम करो। क्या? मेरा दोस्त रमाकांत है ना, यूथ क्लब वाला? हाँ, मैं जानती हूँ उसे। उसका झेरी में एक कॉटेज है, वहाँ टेलीफोन भी है। मुझे टेलीफोन का नंबर नहीं मालूम। वह नंबर तुम यूथ क्लब फ़ोन करके रमाकांत से पूछ लो। फिर तुम उस नंबर पर फ़ोन करो। वहाँ उस कॉटेज में लवलीन प्रभा नाम की एक लड़की मौजूद है। उससे टेलीफोन पर संपर्क स्थापित हो जाए तो उससे कहना कि सुनील ने पूछवाया है कि कल रात जब मैं उसके फ्लैट से विदा हुआ था, तो क्या मेरे जाने के बाद वहाँ पर अंजना मलिक के लिए कोई टेलीफोन आया था? समझ गई? हाँ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मैं ऑफिस आ रहा हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले यह जानकारी हासिल करके रखना। ओके। और इंद्र कुमार को वहाँ से चलता कर दो। उसे कह दो कि सुनील नगर से बाहर कहीं गया हुआ है और वह 1-2 दिन नहीं लौटने वाला। वह मान जाएगा? नहीं मानेगा तो साले को। तभी लाइन पर एक भारी मर्दानी आवाज़ गूंज गई। सुनील, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं फ़ौरन तुमसे बात करना चाहता हूँ। कौन? मैं इंद्र कुमार बोल रहा हूँ। तुम लाइन पर कैसे आ गए? सुनील हैरानी से बोला। मैं स्विच बोर्ड के रिसीवर से बोल रहा हूँ। तुम्हारी टेलीफोन ऑपरेटर लाइन होल्ड कराकर एकाएक रिसेप्शन से उठकर चली गई थी। इससे मुझे शक हो गया था कि शायद तुम्हारा फ़ोन आया था। यहाँ रिसेप्शन पर पहले सब इंस्पेक्टर बैठा था। उसके उठकर नीचे जाते ही मैंने स्विच बोर्ड का रिसीवर उठाया और सारी इनकमिंग कॉलेज चेक करनी शुरू कर दी। फिर मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे गई। तुम्हें स्विच बोर्ड ऑपरेट करना आता है? हाँ। बैंक मैनेजर बनने से पहले क्या तुम कहीं टेलीफोन ऑपरेटर थे? देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं खुद मजाक के मूड में नहीं हूँ, सुनील कठोर स्वर में बोला। यह शराफत है तुम्हारी जो किसी की लाइन टैप करके बीच में बातें सुन रहे हो। मैंने कोई बात नहीं सुनी। मैं अभी लाइन पर आया हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे बात करने की कोशिश की है। क्या यह वार्तालाप सब इंस्पेक्टर बंसल भी सुन रहा है? क्या रिसेप्शन पर तुम्हारे पास वह भी मौजूद है? नहीं, वह अभी अभी नीचे गया है। यहाँ इस वक्त कोई नहीं है। अब क्या चाहते हो? वही जो पहले चाहता था, इस पराए शहर में तुम्हारी मदद। अनिल बहल को रिहा कराने के लिए? नहीं, उसे फांसी की सज़ा दिलवाने के लिए। कमाल है,
अभी आज सुबह तक तो तुम किसी भी कीमत में उसे रिहा करवाना चाहते थे। पहले चाहता था, अब नहीं चाहता। क्यों? अब क्या हो गया है? वह मैं आमने सामने मुलाकात होने पर बताऊंगा, लेकिन अपनी भलाई के लिए एक बात सुन लो। क्या? पुलिस को कल रात की तुम्हारी गतिविधि की खबर लग चुकी है। कैसे? उन्होंने वह टैक्सी खोज निकाली है जिस पर कल रात तुम सब जगह गए थे। अच्छा, हाँ, उस टैक्सी पर तुम ब्लास्ट के ऑफिस के नीचे से सवार हुए थे और सीधे सुभाष मार्ग के चौराहे पर पहुंचे थे। वहां से तुम सुभाष मार्ग गए थे। फिर टैक्सी ड्राइवर तुम्हें एक पेट्रोल पंप पर ले गया था। वहां से तुमने ब्लास्ट के ऑफिस में फ़ोन किया था और मुझसे भी बात की थी। फिर उसी टैक्सी पर तुम लिंटन रोड गए थे और वहां लवलीन प्रभा के फ्लैट पर तुमने अंजना को ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि वह फरार हो जाने को तैयार हो गई थी। इस सिलसिले में पुलिस तुम्हारी अच्छी खबर लेगी सुनील। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी कहो, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि अंजना पर किसी प्रकार की आंच न आए। मैं चाहता हूँ कि उसे फरार घोषित न किया जाए। ऐसी कोई नौबत आने से पहले वह जहाँ कहीं भी है वहाँ से वापस लौट आए। मैंने पुलिस से बात की है। वे लोग अनिल बहल को अपराधी समझ रहे हैं, लेकिन अंजना के एकाएक गायब हो जाने को वे अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे। अगर अंजना प्रकट हो जाए और अनिल बहल गिरफ्तार हो जाए और अपना अपराध कबूल कर ले तो अंजना पर आंच नहीं आएगी। अगर अनिल बहल खुद अपना अपराध स्वीकार कर ले तो मुमकिन है उसकी जान बच जाए। फिर मुमकिन है उसे फांसी की जगह उम्र कैद की सजा हो जाए। यह सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे शक है कि जो कुछ पुलिस को नहीं मालूम वह तुम्हें मालूम है। जैसे तुम जानते हो अनिल बहल कहाँ छुपा हुआ है, तुम जानते हो अंजना कहाँ है, तुम जानते हो लवलीन प्रभा कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम सब जानते हो। और यह मत भूलना कि अगर मैंने पुलिस को हत्या के तुरंत बाद तुम्हारे साथ हुए अपने उस टेलीफोन वार्तालाप के बारे में बता दिया जिसमें कि तुमने मुझे कृष्ण बिहारी लाल की हत्या की खबर दी थी, पुलिस को खबर लगने से भी पहले यह खबर तुमने मुझे दी थी, तो तुम्हारी ऐसी गत बनेगी कि तुम उम्र भर याद रखोगे। ओके, मैंने तुम्हारी धमकी नोट कर ली है। तुम वही रिसेप्शन पर बैठे रहो, मैं वहीं आकर तुमसे बात करता हूँ। पुलिस से बचकर आना। सबसे पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अब फ़ोन बंद करो। एक क्लिक की आवाज़ के साथ इंद्र कुमार की आवाज़ आनी बंद हो गई। रेणु, सुनील बोला, तुम लाइन में हो? हाँ, रेणु व्यग्र भाव से बोली। सोनू, क्या चक्कर है? यह आदमी ऐसे क्यों बोल रहा था तुमसे? कोई चक्कर नहीं, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम इस आदमी को रिसेप्शन पर बिठा दो और मानसिंह को बुलाकर उसे इसके सिर पर खड़ा कर दो ताकि यह दोबारा स्विच बोर्ड से छेड़खानी न करे और ब्लास्ट के दफ्तर में कहीं इधर उधर न भटके। ओके, लेकिन सच बताओ, तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हुए हो? अगर फंसा भी हुआ हूँ तो इत्मीनान रखो, फंसा रहूँगा नहीं। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। सुनील ने रिसीवर हुक पर टांग दिया। वह बूथ से बाहर निकलकर एयरपोर्ट की इमारत से बाहर की तरफ बढ़ा। बाहर प्रवेश द्वार से थोड़ा परे हटकर खड़ी एक टैक्सी में उसे अंजना बैठी दिखाई दी। सुनील लंबे डग भरता हुआ टैक्सी के पास पहुंचा और उसके भीतर अंजना की बगल में बैठ गया। एम्बेसडर होटल चलो, वह ड्राइवर से बोला। टैक्सी तुरंत आगे बढ़ चली। वहाँ किस लिए? अंजना ने पूछा। वहाँ इंद्र कुमार ठहरा हुआ है, सुनील बोला। मुझे वहाँ काम है। वह इस वक्त होटल में होगा? वह इस वक्त होटल में नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। वह वहाँ होता तो यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। कमाल है, ऐसा कौन सा काम है तुम्हें वहाँ? उत्तर में सुनील केवल मुस्कुराया। अंजना ने भी उत्तर पाने के लिए जिद नहीं की। एम्बेसडर होटल पहुँचने पर सुनील ने टैक्सी बाहर सड़क पर ही रुकवा ली। वह अंजना को टैक्सी में छोड़कर बाहर निकला और होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मशीनी अंदाज से मुस्कुराया। आपके यहाँ कमरा नंबर 530 में मिस्टर इंद्र कुमार ठहरे हुए हैं, सुनील बड़े तत्पर स्वर में बोला। रिसेप्शनिस्ट ने कीबोर्ड पर निगाह डाली और फिर अपने व्यवसाय सुलभ मधुर स्वर में बोला, जी हाँ, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने मुझे होटल का बिल अदा करने के लिए यहाँ भेजा है। वे होटल छोड़ रहे हैं? यह मुझे नहीं मालूम। मुझे जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाने के लिए मैं यहाँ हाजिर हो गया हूँ। यानी कि आप केवल उनका बिल अदा करने आए हैं, उनका कमरा खाली करके उनका सामान लेने नहीं आए?
राइट, फिर कोई हर्ज नहीं है, मैं आपको अब तक का बिल बना देता हूँ। हाँ, और जरा जल्दी कीजिए, इंद्र कुमार के काम से मुझे कहीं और पहुँचना है। आप उनके कमरे में जाना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट बोला। उसके स्वर में तनिक संदेह का पुट था। नहीं, मेरा वहाँ क्या काम? अब रिसेप्शनिस्ट एकदम निश्चिंत हो गया। मैं अभी बिल हाजिर करता हूँ, वह बोला। उसने एक बड़ी सी लेजर खोली और उसे देखकर बिल तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने 473 रुपये 50 पैसे का बिल सुनील के सामने रख दिया। मनी मन इंद्र कुमार को हजार हजार गालियां देते हुए सुनील ने बिल चुका दिया। फिर बिल उठाकर वह वहां से रवाना होने को हुआ। कुछ सोचकर ठिठका और फिर उसके माथे पर बल पड़ गए। वह यूं दोबारा रिसेप्शनिस्ट से संबोधित हुआ जैसे उसे कोई भोली बात याद आ गई हो। इस बिल में जो टेलीफोन कॉल दर्ज है, वह बोला, वे स्थानीय है या ट्रंक कॉल है? सब लोकल कॉल है सर। क्या बिल में इनका विवरण नहीं होना चाहिए? मेरा मतलब है कि जब इंद्र कुमार जी बिल को चेक करेंगे तो वे यह जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये लोकल कॉल की भी थी या नहीं। हम आपको वे टेलीफोन नंबर बता सकते हैं जो मिस्टर इंद्र कुमार ने समय समय पर हमारे स्विच बोर्ड से मांगे थे। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। बराए मेहरबानी वे तमाम नंबर इस बिल के पीछे लिख दीजिए जो इंद्र कुमार जी ने मिलवाए थे। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए मुझे टेलीफोन ऑपरेटर का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। रिसेप्शनिस्ट काउंटर के पीछे से निकला और गलियारे में एक और पड़ गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट वापस लौटा। उसने बिल वापस सुनील को थमा दिया और बोला, इसके पीछे मैंने वे तमाम लोकल नंबर दर्ज कर दिए हैं जो मिस्टर इंद्र कुमार ने मिलवाए थे। थैंक यू, वह बोला और तुरंत वहां से बाहर निकल गया। ब्लास्ट की इमारत के पिछवाड़े में एक गली थी जिसमें ब्लास्ट के पेपर गोदाम का विशाल फाटक खुलता था। सुनील अंजना को साथ लेकर उस रास्ते से इमारत में दाखिल हुआ और पहली मंजिल पर पहुंचा। वह अंजना को अपने कैबिन में ले आया। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, सुनील बोला। बाहर रिसेप्शन पर इंद्र कुमार बैठा है और पुलिस भी यहाँ मंडरा रही है। मैं जरा माहौल को भांपकर वापस आता हूँ। अंजना ने सहमति से सिर हिला दिया। सुनील केबिल से बाहर की ओर बढ़ा। सुनो, एकाएक अंजना व्यग्र स्वर में बोली। सुनील ठिठका, घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से अंजना की तरफ देखा। देखो, अंजना कातर स्वर में बोली, मेरी वजह से तुम किसी झमेले में न फंस जाना। खातिर जमा रखो। सुनील बड़े इत्मीनान से बोला, मुझे कुछ नहीं होता। उत्तर में अंजना मुंह से तो कुछ न बोली, लेकिन उसके चेहरे से चिंता और उत्कंठा के भाव न मिटे। सुनील एक और रेलिंग लगे लंबे गलियारे को पार करके रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां इंद्र कुमार मौजूद था। उसके समीप ही मान सिंह भी खड़ा था। सुनील को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन सुनील ने उसे हाथ हिलाकर यथास्थान टिके रहने का संकेत किया। वह रेणु के पास पहुंचा और दबे स्वर में बोला, लवलीन प्रभा से बात हुई? हाँ, रेणु भी दबे स्वर में बोली। कल रात लवलीन प्रभा के फ्लैट से रवाना होने से 5 मिनट पहले अंजना के लिए एक टेलीफोन कॉल आई थी। लवलीन प्रभा को यह मालूम है कि फ़ोन करने वाला कौन था? नहीं, वह कहती है कि अंजना ने 2-3 मिनट फ़ोन पर बात की थी और फिर यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया था कि वह फ़ोन करने वाले को 1 घंटे के भीतर वापस फ़ोन करेगी। वह कहती है कि उस टेलीफोन कॉल ने अंजना को बहुत परेशान कर दिया था। वे पुलिस ये कहाँ गए? एक सब इंस्पेक्टर अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं था, अभी अभी कहीं गया है वह। ओके, थैंक यू। सुनील वहाँ से हटा और इंद्र कुमार के पास पहुँचा। बैठो, वह इंद्र कुमार से बोला। इंद्र कुमार धम से सोफे पर बैठ गया। सुनील उसकी बगल में बैठ गया। क्या चाहते हो? वह बोला। तुम्हें अनिल बहल की कोई खबर है? इंद्र कुमार ने पूछा। नहीं। अंजना की? उसकी भी नहीं। क्यों? मुझे पता लगा है कि वह हरामजादी अनिल बहल के साथ कहीं खिसक गई है। यह हरामजादी तुमने अंजना को कहा है? हाँ, कमाल है। कल तक तो तुम उसके हित की चिंता में मरे जा रहे थे और आज उसे गालियां दे रहे हो। वह बहुत मक्कार और धोखेबाज औरत निकली। अब क्या चाहते हो तुम? मैं उसके यार को फांसी के तख्ते पर लटका देखना चाहता हूँ। यानी कि अब तुम उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी रिहाई पर लाखों रुपए खर्चना नहीं चाहते? उसकी खातिर किसी जज, किसी पुलिसिये को, किसी गवाह को रिश्वत से नहीं खरीदना चाहते?
सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मैं जल्द से जल्द उसके गले में फांसी का फंदा देखना चाहता हूँ। तो पड़े चाहते रहो, मैं क्या करूँ? तुम इस काम में मेरी मदद करो। जबरदस्ती? हाँ, नहीं करोगे तो मैं कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के बंद दरवाजे की सारी कहानी पुलिस को कह सुनाऊंगा। अच्छा? हाँ, और मैं और भी कई बातें जानता हूँ जो तुम्हें बुरी तरह फंसवा सकती हैं। तुमने एक बात सोची है इंद्र कुमार? क्या? कि शायद मैं तुम्हें इस काबिल ही न छोड़ूं कि तुम पुलिस को मेरे बारे में कुछ बता पाओ। क्या मतलब? यह मतलब, सुनील बोला और उसने एकाएक इंद्र कुमार को गिरहबान से दबोच लिया। अरे अरे, इंद्र कुमार बौखलाया। छोड़ो छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। अभी तो सिर्फ घुट रहा है प्यारे लाल, सुनील विष भरे स्वर में बोला। जल्दी ही तुम्हारे दम जिस्म से किनारा कर रहा होगा। अरे मैं कहता हूँ। तभी वहां सब इंस्पेक्टर बंसल ने कदम रखा। सुनील ने एक गहरी सांस ली और इंद्र कुमार का गिरहबान छोड़ दिया। इंद्र कुमार हांफता हुआ अपनी गर्दन मसलने लगा। यह क्या हो रहा था? बंसल कठोर स्वर में बोला। साहब की टाई की गांठ बिगड़ गई थी। सुनील सहज भाव से बोला। मैं उसे दुरुस्त कर रहा था। तुम यहाँ कब से मौजूद हो? कोई 5 मिनट पहले से। इमारत के भीतर किधर से घुसे? आसमान के रास्ते। मेरा उड़न खटोला इमारत की छत पर खड़ा है। बंसल ने एक बार घूर कर उसे देखा और फिर कठोर स्वर में बोला। मेरे साथ चलो। कहाँ? पुलिस हेडक्वार्टर। क्यों? यह वहाँ चलकर बताया जाएगा। यही बताओ। नहीं बताएंगे तो क्या करोगे? तो मैं रोने लगूंगा। देखो, मजाक मत करो। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलो। क्यों? वहाँ इंस्पेक्टर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्हें यहीं बुला लो। मालूम नहीं, अभी हाल ही में गृह मंत्री ने भी कहा है कि पुलिस को पब्लिक के पास जाना चाहिए, ना कि पब्लिक को पुलिस के पास। तुम पब्लिक नहीं हो, तुम मुजरिम हो। अच्छा, क्या जुर्म किया है मैंने? यह तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर चलकर बताया जाएगा। मैं यही जानना चाहता हूँ। देखो, मुझे मजबूर मत करो। तुम सीधे सीधे नहीं चलोगे तो मुझे तुमको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाना पड़ेगा। मेरी गिरफ्तारी का वारंट लाए हो? मैं अभी ला सकता हूँ, तो जाकर ले आओ। बिना वारंट के तो तुम मुझे यहाँ से हिला भी नहीं सकते। देखो, मैंने बहुत देख लिया, अब तुम देखो। सब इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा होता तो तुम मेरी गिरफ्तारी का वारंट अपनी जेब में डाले फिर रहे होते और इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर चलने के मामले में मेरी मर्जी न पूछ रहे होते। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ है। मसलन हम जानते हैं कि अंजना को फरार हो जाने के लिए तुमने प्रेरित किया था। कैसे जानते हो? कल रात तुम्हारी लवलीन प्रभा के फ्लैट पर पहुंचने के फौरन बाद अंजना वहां से फूट गई थी। अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? वह बालिग लड़की है, कहीं भी जा सकती है। और फिर तुम खुद कह रहे हो कि वह मेरे जाने के बाद फूटी थी। वह मेरे साथ तो नहीं गई थी ना? मैं उसे कहीं छुपा तो नहीं आया था ना? इंस्पेक्टर, एकाएक इंद्र कुमार बोला। इससे यह पूछो कि क्या इसे मालूम है कि इस वक्त अंजना कहाँ है? तुम्हें मालूम है इस वक्त अंजना कहाँ है? बंसल ने पूछा। मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। सुनील, इंद्र कुमार अर्थपूर्ण स्वर में बोला। इंस्पेक्टर साहब के आने से पहले जिस मामले में मैं तुम्हारी मदद मांग रहा था, उसमें तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? हरगिज़ नहीं, सुनील बोला। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सोच लो, तुम बाद में पछताओगे। मैंने सोच लिया है, खूब सोच लिया है, और तुम धमकी देने की कोशिश मत करो। अच्छा बेटा, इंद्र कुमार निर्णयात्मक स्वर में बोला। इंस्पेक्टर, अंजना इस वक्त फरार है ना? हाँ, बंसल उलझनपूर्ण स्वर में बोला। और फरार अपराधी को शरण देना अपराध होता है। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस आदमी ने अंजना को शरण दी हुई है। अंजना? इंद्र कुमार ने कहर भरी निगाहों से सुनील की तरफ देखा। इस वक्त इसके कैबिन में मौजूद है। बंसल ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। सुनील ने निगाह फेर ली। बंसल एकाएक दृढ़ कदमों से गलियारे की तरफ बढ़ा। सुनील उछलकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। अगर मेरी इजाजत के बिना तुमने मेरे कैबिन में कदम रखने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। बंसल ने उसकी चेतावनी की कतई परवाह नहीं की। उसने सुनील को जबरन परे धकेल दिया और लंबे डग भरता हुआ गलियारे में बढ़ा। सुनील ने इंद्र कुमार की तरफ देखा। वह चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव लिए मंद मंद मुस्कुरा रहा था।
अभी तो तुम मुझसे पूछ रहे थे कि अंजना कहाँ है, सुनील बोला। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि वह मेरे केबिन में थी? वह औरत है ना, इंद्र कुमार बोला। कोई अक्ल का काम कैसे कर सकती है? मतलब? अभी उसने तुम्हारे केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर झांका था। इत्तेफाक से मेरी नजर उस पर पड़ गई थी। सुनील ने एक गहरी सांस ली और असहाय भाव से कंधे झटकाए। फिर वह रिसेप्शन पर पहुंचा। रेणु चेहरे पर आशंका का भाव लिए स्तब्ध बैठी थी। पुलिस हेडक्वार्टर फोन करो, सुनील बोला। अगर वहां इंस्पेक्टर प्रभुदयाल या पुलिस सुपरिटेंडेंट राम सिंह मौजूद हो तो उससे मेरी बात करवाना। रेणु ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील अपने केबिन की तरफ बढ़ा। इंद्र कुमार भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। सुनील अपने केबिन में दाखिल हुआ। बंसल अंजना की बगल में एक कुर्सी पर बैठा था और उससे पूछ रहा था, सुनील ने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा हुआ था? नहीं, अंजना बोली, मैं अपनी मर्जी से यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन फरार हो जाने की राय तुम्हें सुनील ने दी थी? नहीं, मेरी किसी हरकत से सुनील का कोई वास्ता नहीं। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठा लिया और आगे बढ़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल लाइन पर है, उसे रेणु की आवाज़ सुनाई दी। तुरंत बाद उसके कान में प्रभुदयाल की आवाज़ पड़ी। हेलो प्रभु, सुनील बोला। मैं सुनील बोल रहा हूँ, क्या तुम फौरन यहाँ आ सकते हो? यहाँ कहाँ? ब्लास्ट के दफ्तर में। किस लिए? मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल के रहस्य का पर्दाफाश कर देंगी। सब इंस्पेक्टर बंसल नहीं मिला तुम्हें? मिला है, लेकिन वह मेरी बातें सुनने के मूड में नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। सुनील ने रिसीवर रख दिया। तुम इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से बात कर रहे थे? बंसल ने पूछा। हाँ, सुनील बोला। वे यहाँ नहीं आने वाले। उन्होंने इस केस की तफ्तीश मेरे सुपुर्द की हुई है। देखते हैं क्या होता है। और फिर उनके आने तक मैं यहाँ नहीं टिकना चाहता। मैं इस लड़की को और तुम्हें फौरन बुक करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के आने तक तो रुक जाओ। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं कि तुम अभी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से बात कर रहे थे। तुम बहुत शरारती आदमी हो। तुम जरूर कोई ब्लफ मार रहे थे। सुनो सुनो, मैं नहीं सुनना चाहता। और अब तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए हमें वारंट की भी जरूरत नहीं। तुम कानून से भागे एक मुजरिम को पनाह देते रंगे हाथों पकड़े गए हो। अरे मेरी बात तो सुनो। अब अपनी बात अदालत में सुनाना। उठकर मेरे साथ चलो। लेकिन मैं अपना बयान देना चाहता हूँ। कैसा बयान? अपना हल्फिया बयान। क्या हल्फिया बयान? वह बयान जो कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल से ताल्लुक रखता है। तुम क्या कहना चाहते हो अपने बयान में? मैं अपना अपराध कबूल करना चाहता हूँ। यहाँ नहीं, जो कुछ कहना है पुलिस हेडक्वार्टर पर कहना। मैं यही कहना चाहता हूँ। और सब इंस्पेक्टर बंसल, तुम भूल गए मालूम होते हो कि तुम एक अखबार के दफ्तर में बैठे हो। जरा सोचो, कल अखबार में यह छपा कैसा लगेगा कि अपराधी तो अपना अपराध कबूल करने के लिए उतावला हो रहा था और सब इंस्पेक्टर ऐसा अक्ल का अंधा था कि उसे बोलने तक का मौका नहीं दे रहा था। तमीज से बात करो, बंसल क्रोधित स्वर में बोला। ओके, मैं तमीज से बात करता हूँ, लेकिन तुम सुनने वाले तो बनो। बंसल एक क्षण हिचकिचाया और फिर सुनील को घूरता हुआ बोला, तुम अपना अपराध कबूल करना चाहते हो? हाँ, कौन सा अपराध? वह अपराध जिसका मैं अपने बयान में जिक्र करने वाला हूँ। तुम गोलमोल बातें कर रहे हो। तुम जरूर कोई स्टंट मारने की कोशिश कर रहे हो। गलत। मैं पुलिस का काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मुझे यहाँ अटकाए रखने का बहाना है। चलो, ऐसा ही सही। 5-10 मिनट यहाँ अटक भी जाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अलबत्ता मुझे अपना अपराध कबूलता सुनकर तुम्हारा संवर बहुत कुछ कर सकता है। तुम्हारे आला अफसर मुस्तैदी की बड़ी तारीफ करेंगे कि तुमने अपराधी को गिरफ्तार करते ही उससे उसका अपराध स्वीकार भी करवा लिया। तुम अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हो और मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ? अच्छी बात है, बोलो क्या कहना चाहते हो? इंद्र कुमार, सुनील चौखट पर खड़े इंद्र कुमार से बोला, तुम भी आकर बैठ जाओ। इंद्र कुमार झिझकता हुआ केबिन में दाखिल हुआ और बंसल की बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सुनील ने बड़े इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगाया और बोला, इस मौजूदा सिलसिले की शुरुआत इंद्र कुमार के हमारे दफ्तर में आने से हुई थी। यह विशालगढ़ में एक बैंक का मैनेजर है और अंजना इसके बैंक में स्टेनो थी। कृष्ण बिहारी लाल विशालगढ़ गया था और वहां से अंजना को
फिल्म स्टार बना देने का झांसा देकर यहाँ ले आया था। तब के बाद से इंद्र कुमार को, जो कि अंजना से मोहब्बत करता था और इससे शादी करना चाहता था, अंजना की कोई खोज खबर नहीं लगी थी। यह राजनगर आया था कृष्ण बिहारी लाल और अंजना की तलाश में। यह चाहता था कि कृष्ण बिहारी लाल को उसके फ्रॉड की सजा मिले। यह पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने इसकी सुनी नहीं। पुलिस से निराश होकर यह हमारे अखबार के दफ्तर में पहुंचा। यह चाहता था कि हम स्टारडम का लालच देकर लड़कियां फंसाने के इस रैकेट का अपने अखबार के माध्यम से ऐसा पर्दाफाश करें कि पुलिस इस मामले में दिलचस्पी लेने के लिए मजबूर हो जाए। इसी के अनुरोध पर मैंने सारे सिलसिले की तफ्तीश करने की हामी भरी और कृष्ण बिहारी लाल और अंजना मलिक को तलाश करने का अभियान चलाया। इसे उन दोनों के बारे में कुछ नहीं मालूम था? बंसल ने पूछा। नहीं, यह ताजा राजनगर में आया था और 40 लाख की आबादी वाले इस शहर में 2 जनों को फौरन तलाश कर लेने लायक साधन इसके नहीं थे। यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इन बातों का उस अपराध से क्या रिश्ता है जो तुम कबूल करना चाहते हो? रिश्ता आगे आएगा, जरा सब्र से सुनो प्लीज। अच्छी बात है, बंसल अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला। इंद्र कुमार ने खंखार कर गला साफ किया और बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी नहीं, बंसल बोला, बाद में। लेकिन इन बातों का मुझसे भी रिश्ता है। यह आदमी मेरा भी जिक्र कर रहा है। फिलहाल तुम चुपचाप बैठो। लेकिन बहरे हो क्या? बंसल कहर भरे स्वर में बोला। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इंद्र कुमार के होठ भींच गए। आगे बढ़ो, बंसल सुनील से बोला। फिर मैंने अपने दोस्त रमाकांत की मदद से कृष्ण बिहारी लाल का अता पता मालूम कर लिया। सुनील आगे बढ़ा। उसका पता हमें लवलीन प्रभा नाम की एक लड़की से मालूम हुआ था। वह लिंटन रोड पर स्थित बंसल लॉज के 15 नंबर फ्लैट में रहती है और उसका टेलीफोन नंबर 221204 है। वह लड़की भी अंजना की ही तरह कृष्ण बिहारी लाल के झांसे में आकर विश्वनगर से यहाँ आई थी, लेकिन अभी वह कृष्ण बिहारी लाल से पूरी तरह निराश नहीं हुई थी, इसलिए अभी भी वह उसके संपर्क में थी। फिर कल रात 8 बजे के करीब मैं यहाँ अपने केबिन में बैठा अपने दोस्त रमाकांत का टेलीफोन आने का इंतजार कर रहा था। रमाकांत को लवलीन प्रभा से कृष्ण बिहारी लाल के घर का पता मालूम होने वाला था, जो कि वह फौरन मुझे बताने वाला था, और फिर हम दोनों उसकी मुनासिब सेवा करने के लिए उसके घर पहुंचने वाले थे। तुम लोग कृष्ण बिहारी लाल को मार पीट कर उससे उसका अपराध कबूलवाना चाहते थे? हाँ, और इस मामले में हमें इंस्पेक्टर प्रभु दयाल की शय प्राप्त हो चुकी थी। चाहो तो उससे पूछ लेना। खैर, आगे। 8 बजे के करीब जब मैंने यहाँ कदम रखा था तो इंद्र कुमार मुझे बाहर रिसेप्शन पर बैठा मिला था। मैं उसे यहाँ अपने कैबिन में नहीं लाया था। कहने का मतलब है कि जब रमाकांत का फोन आया था उस वक्त मैं यहाँ अकेला था, लेकिन इंद्र कुमार बाहर रिसेप्शन पर मौजूद था। रमाकांत ने फोन पर मुझे बताया कि उसे लवलीन प्रभा से मालूम हो गया था कि कृष्ण बिहारी लाल सुभाष मार्ग की 248 नंबर इमारत की 3री मंजिल पर फ्लैट नंबर 22 में रहता था। खुद रमाकांत उस वक्त सुभाष मार्ग के मोड़ पर मौजूद था। मैंने फौरन वहां पहुंचने का फैसला किया और अपने केबिन से बाहर निकला। इंद्र कुमार कृष्ण बिहारी लाल के टैलेंट कॉन्टेस्ट वाले फ्रॉड से संबंधित अखबारों की कटिंग से भरा एक ब्रीफकेस मेरे पास लाने वाला था, जिसके बारे में मेरे पूछने पर इसने बताया कि वह ब्रीफकेस वह अपने होटल में भूल गया था। यह होटल एम्बेसडर के कमरा नंबर 530 में ठहरा हुआ है। इसने मुझे कहा कि यह फौरन ब्रीफकेस लेने रवाना हो सकता था और आधे घंटे में वापस पहुंच सकता था। यह बात सच थी। उसे मालूम था कि टैक्सी द्वारा यहाँ से एम्बेसडर होटल जाने में 15 मिनट लगते थे, यानी कि जाने आने में आधा घंटा। मैंने इंद्र कुमार को कहा कि वह होटल से ब्रीफकेस लेकर वापस यहीं आ जाए। यह मेरे सामने ही यहाँ से रवाना हो गया। बड़े विस्तार से सारी दास्तान कह रहे हो, इंद्र कुमार व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। क्या सब इंस्पेक्टर साहब को यह भी बताओगे कि तुम पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में घुसे थे और वहां से निकलने के बाद तुमने? इंद्र कुमार ने खंजर की तरह एक उंगली सुनील की दिशा में झोंकी। उसके फ्लैट को ताला लगाया था? बंसल तुरंत इंद्र कुमार की तरफ घूमा। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बोला, तुम क्या जानते हो इस बारे में? मैं इसकी उस हरकत को बखूबी जानता हूँ, इंद्र कुमार बोला। वह तो हुआ, लेकिन तुम जानते कैसे हो
कि सुनील फ्लैट में घुसा था और बाद में इसने फ्लैट को ताला लगाया था। इसी ने मुझे बताया था। इंद्र कुमार एक विजेता जैसे स्वर में बोला। 9 बजे के करीब इसने यहाँ अपने दफ्तर में फ़ोन किया था। उस वक्त तक मैं अपने होटल से ब्रीफकेस लेकर यहाँ लौट चुका था। इसने फ़ोन पर मुझसे बात की थी और इसी ने फ़ोन पर ही मुझे कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल की खबर दी थी। इसने मुझे बताया था कि किसी ने उसकी छाती में डबल रोटी काटने वाला चाकू उतार दिया था। इंस्पेक्टर साहब, जरा सोचिए कि अगर यह कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में दाखिल नहीं हुआ था तो उस वक्त, जबकि अभी पुलिस को भी कत्ल की खबर नहीं हुई थी, इसे कैसे मालूम था कि उसका कत्ल हो गया था? क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता कि कत्ल के बाद यह कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में घुसा था और फिर बाद में जब आपको फ्लैट का ताला बंद मिला था तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि फ्लैट से निकलने के बाद ताला इसने बंद किया था? यह सच कह रहा है? बंसल ने सुनील से पूछा। मुझे नहीं मालूम यह क्या कह रहा है, सुनील बोला। मैं इस आदमी की बातों की तरफ कान नहीं देना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, बंसल बड़े सब्र के साथ बोला, कहो। मैं कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर गया था, सुनील बोला। मैंने उसके फ्लैट की घंटी बजाई थी, उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। फिर मुझे पता लगा कि दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हो गया। भीतर बेडरूम के फर्श पर मुझे कृष्ण बिहारी लाल की लाश पड़ी मिली। जिस चाकू से उसका कत्ल हुआ था, खून से रंगा वह भी लाश के पास ही पड़ा था। बेडरूम के एक कोने में लोहे का एक मोटा डंडा पड़ा था। उसके बाद मैं फ्लैट से बाहर निकल गया था। मैं अभी दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि उस फ्लोर पर लिफ्ट पहुंच गई थी और उसमें से मुझे वार्तालाप की कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी थी जिनसे मुझे लगा था कि पुलिस वहां पहुंच गई थी। मैं क्योंकि यह नहीं चाहता था कि पुलिस यह समझे कि मैं उस फ्लैट से बाहर निकल रहा था, इसलिए मैंने अपनी एक चाबी लगाकर जल्दी से दरवाजे को ताला लगा दिया था और दरवाजे पर यूं दस्तक देने लगा था जैसे मैं अभी अभी वहां पहुंचा था और दरवाजे के भीतर से खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बारे में जब तुमने वहां मुझसे पूछा था तो मैंने यही कहा था कि मैं अभी वहां पहुंचा था और भीतर से दरवाजा खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम कबूल करते हो? बंसल हैरानी से बोला कि अभी इस आदमी ने जो कुछ कहा था सच कहा था। तुम कबूल करते हो कि तुम पहले कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में घुसे थे और बाद में तुमने उसके फ्लैट को ताला भी लगाया था? सुनते रहो, क्या मैं पहले ही नहीं कह चुका कि मैं अपना यह बयान अपना अपराध स्वीकार करने के लिए दे रहा हूँ? लेकिन मुझे तुमसे ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। मैं समझा था कि तुम... खैर, आगे बढ़ो। ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर एक ऐश ट्रे के नीचे दबे 2 टेलीफोन संदेश पड़े थे। उसमें से एक में लिखा था कि कृष्ण बिहारी लाल आते ही 221204 पर अंजना मलिक को टेलीफोन करे। दूसरे में लिखा था कि कृष्ण बिहारी लाल लवलीन प्रभा को कह दे कि अंजना 20-25 मिनट लेट आएगी। उस पहले संदेश से ही मैंने यह अंदाजा लगाया था कि अंजना मलिक लवलीन प्रभा के फ्लैट पर मौजूद हो सकती थी, कि क्योंकि वह टेलीफोन नंबर लवलीन प्रभा के फ्लैट का था और उसके संदेश के अनुसार उस नंबर पर अंजना मलिक से संपर्क स्थापित किया जा सकता था। जिस टेलीफोन वार्तालाप का हवाला अभी इंद्र कुमार ने दिया है, उसमें मैंने इसे यह भी बताया था कि ऐन कत्ल के समय अंजना कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट वाली इमारत से मैंने यूं भागती देखी थी जैसे उसने भूत देख लिया था। यह सुनकर इसने कहा था कि मैं ऐसा कुछ न करूं जिससे अंजना मलिक फंस सकती हो। यह झूठ है, इंद्र कुमार तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने तो केवल यह पूछा था कि कहीं यह अंजना मलिक को फंसवा तो नहीं देगा। और फिर इसी से पूछिए कि क्या मैंने इसे कहा था कि यह मेरी या अंजना मलिक की खातिर कोई गैर कानूनी हरकत करे। तुम आगे बढ़ो। बंसल इंद्र कुमार की बात को कतई नजरअंदाज करता हुआ बोला। सुभाष मार्ग से मैं लिंटन रोड पर स्थित लवलीन प्रभा के फ्लैट पर पहुंचा। वहां अंजना मलिक मौजूद थी, लेकिन वह नहा रही थी और लवलीन प्रभा उसी क्षण उससे पहले नहाकर हटी थी। पूछे जाने पर लवलीन प्रभा ने मुझे बताया था कि उसकी कृष्ण बिहारी लाल से अपॉइंटमेंट थी तो सही, लेकिन वह मुलाकात के लिए जा नहीं सकी थी क्योंकि ठीक उसी समय वह अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई थी। मैंने उसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने लवलीन प्रभा के कथन की पुष्टि की। फिर मैंने अंजना को राय दी
कि वह वक्ती तौर पर लवलीन प्रभा के फ्लैट से कूच कर जाए और किसी होटल में चली जाए। इसने मेरा कहना मान लिया। बाद में इसने मुझे खबर भिजवाई कि यह क्लार्क होटल के 505 नंबर कमरे में आ गई थी, जहां का फ़ोन नंबर 586176 था। तुम हर जगह का फ़ोन नंबर क्यों बता रहे हो? बंसल बोला। वजह आगे आएगी, सुनील बोला। इन फ़ोन नंबरों का मेरी कहानी से बड़ा गहरा रिश्ता है। ओके, आगे बोलो। मेरे साथ जिस टेलीफोन वार्तालाप का जिक्र अभी इंद्र कुमार ने किया है, उसमें इससे बात करने से पहले मैंने यहाँ के एक चपरासी मान सिंह से बात की थी। मान सिंह ने मुझे बताया था कि इंद्र कुमार ने यहाँ पहुँचने से पहले अपने होटल से यहाँ फ़ोन किया था, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि शायद तब तक मैं यहाँ लौट आया हूँ और इसे अंजना के बारे में कोई खबर दे सकूँ। तुमने अपने होटल से रवाना होने से पहले यहाँ फ़ोन किया था? बंसल ने इंद्र कुमार से पूछा। हाँ, इंद्र कुमार बोला। जब मैं ब्रीफकेस लेने के लिए होटल में गया था तो मैंने यहाँ फ़ोन किया था, लेकिन मानसिंह नाम के उस चपरासी ने मुझे बताया था कि सुनील अभी वापस नहीं लौटा था। फिर मैं ब्रीफकेस के साथ यहाँ आ गया था और यहाँ सुनील के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा था। मेरे यहाँ लौटने के थोड़ी देर बाद ही सुनील का टेलीफोन आ गया था, जिसमें उसने मुझे कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल की खबर दी थी और मुझे कहा था कि मैं ब्रीफकेस मानसिंह के पास छोड़कर वापस अपने होटल में चला जाऊं। आगे बढ़ो, बंसल सुनील से बोला। बाद में आनन फानन कई घटनाएं घटित हो गई, सुनील बोला। मैंने क्लार्क होटल फ़ोन पर अंजना को पूछा तो बताया गया कि वह होटल छोड़कर चली गई थी, जो कि बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि जब उसने यहाँ फ़ोन करके मेरे लिए यह संदेश छोड़ा था कि वह लवलीन प्रभा के फ्लैट से क्लार्क होटल में आ गई थी, तो उस समय उसकी यूं एकाएक होटल से कूच कर जाने की कोई नीयत नहीं थी। फिर तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाने यहाँ पहुँच गए थे कि मैंने अनिल बहल को फ़ोन करके उसे यह राय दी थी कि अंजना के हित में वह कहीं गायब हो जाए। हकीकतन मैंने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया था। झूठ, इंद्र कुमार बोला। शट अप मिस्टर, सुनील बोला। मुझे मालूम हुआ कि अंजना आधी रात के प्लेन से कहीं जाने वाली थी। मैंने पूछताछ करवाई तो मुझे मालूम हुआ कि आधी रात को जो प्लेन राजनगर एयरपोर्ट से रवाना हुआ था, उसमें अनिल बहल और अंजना मलिक के लिए विश्वनगर की सीटें बुक थी। साथ ही मुझे यह भी मालूम हुआ कि अंजना उस प्लेन पर सवार नहीं हो पाई थी। मैंने फिर पूछताछ करवाई तो मुझे मालूम हुआ कि अनिल बहल विश्वनगर के मयूर होटल में मौजूद था। आज सुबह 11 बजे के प्लेन से मैं विश्वनगर पहुंचा। वहां मैं उससे मिला। मुझे लगा कि अंजना भी वहां आने वाली थी, लेकिन अनिल बहल ने न केवल इस बात से बल्कि अंजना के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसका यह इनकार किसी काम न आया, क्योंकि मेरी वहां मौजूदगी के दौरान ही अंजना भी वहां पहुंच गई। एयरपोर्ट के रास्ते में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से उसका प्लेन छूट गया था, इसलिए वह ट्रेन से विश्वनगर पहुंची थी। फिर पता नहीं कैसे पुलिस भी होटल में पहुंच गई थी। मैं अनिल बहल को पुलिस के कोप का भोजन बनने के लिए छोड़कर अंजना को यहाँ वापस ले आया। तुम कबूल करते हो कि अंजना को तुम यहाँ लाए हो? बंसल ने पूछा। हाँ, सुनील बोला। तुम इस बात का मतलब समझते हो? तुम ऐसी कोई बात करने का अंजाम जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं एक वयस्क व्यक्ति हूँ, कल का पैदा हुआ बच्चा नहीं। फिर भी तुम मेरा मुकम्मल बयान सुनना चाहते हो या नहीं? अच्छी बात है, बोलो। सुनील के बोलने से पहले एकाएक इंद्र कुमार बोल पड़ा। यह आदमी उस बंद दरवाजे की बात को गोल करने की कोशिश कर रहा है, जो पुलिस को इसकी एक सख्त गैर कानूनी हरकत की वजह से बंद मिला था। बंसल साहब, उस बंद दरवाजे की अहमियत को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर वह दरवाज़ा पहले खुला था तो यह बात निश्चित जानिए कि कत्ल अनिल बहल ने किया था, लेकिन अगर वह दरवाज़ा बंद था तो इसका मतलब है कि कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल। इंद्र कुमार, बंसल कर्कश स्वर में बोला। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि तुम फिलहाल अपना थोबड़ा बंद रखो। इंस्पेक्टर, इंद्र कुमार उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम्हें मुझसे यूं बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ और तुम चुपचाप बैठते हो। बंसल गला फाड़कर चिल्लाया, या मैं तुम्हें जबरन बिठाऊं? तभी केबिन में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने कदम रखा। इंद्र कुमार धम से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में और कोई खाली कुर्सी नहीं थी, इसलिए सुनील अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, इधर आ जाओ प्रभु। बंसल भी अपनी कुर्सी से उठा। मैं बैठने के लिए नहीं आया,
प्रभुदयाल शुष्क स्वर में बोला, अरे बैठो तो। सुनील ने जबरन उसे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। कोने में एक स्टूल पर मनी प्लांट रखा था। सुनील ने मनी प्लांट केबिन के फर्श पर रख दिया और स्वयं स्टूल को आगे घसीटकर उस पर बैठ गया। बंसल भी बैठ गया। क्या माजरा है? प्रभुदयाल बंसल से बोला। साहब, बंसल जल्दी से बोला, यह लड़की अंजना मलिक है। कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल के सिलसिले में हमें इसकी तलाश थी। सुनील यह बात जानते हुए भी इस लड़की को यहाँ छुपाए हुए था। अगर सुनील ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं सभी कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनील बोला, लेकिन बदकिस्मती से बार बार बीच में टोक दिया जाता हूँ। अभी तक क्या बता चुके हो तुम? सुनील ने संक्षेप में सब कुछ फिर दोहरा दिया। यानी कि तुम कबूल करते हो? प्रभुदयाल हैरानी से बोला कि कल रात तुम कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में घुसे थे, वहां तुमने उसे मरा पड़ा पाया था, तो तुम पुलिस के आगमन से पहले वहां से बाहर निकल गए थे और तुमने बंद दरवाजे के बारे में पुलिस से झूठ बोला था। मुझे सारी बात कह लेने दो, सुनील सहज भाव में बोला। सारी बात कह चुकने के बाद एक ही बार कोई नतीजा निकालोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रभुदयाल खामोश हो गया। उसने पैनी निगाहों से इंद्र कुमार को देखा और फिर बोला, आप वही साहब है ना जो कृष्ण बिहारी लाल और अंजना मलिक के बारे में पुलिस हेडक्वार्टर तशरीफ लाए थे? जी हाँ, इंद्र कुमार बोला, लेकिन जिस बारे में कुछ करने से आपने सरासर इनकार कर दिया था। इंद्र कुमार, जी हाँ। ऑल राइट सुनील। प्रभुदयाल ने इंद्र कुमार की तरफ से निगाह फेर ली। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रहा हूँ। पहले मैं इस केस से अपना संबंध बयान करना चाहता हूँ, इंद्र कुमार बोला। मैं? इंद्र कुमार, बंसल कर्कश स्वर में बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बीच में मत बोलो। सुनील ने एक नया सिगरेट सुलगाया और कहना शुरू किया। कृष्ण बिहारी लाल की हत्या आप लोग जानते हैं, एक चाकू से हुई थी। घटना स्थल पर जो लोहे का डंडा पड़ा पाया गया था, उसका न तो हत्या से कोई संबंध था और न ही पुलिस ने उसे कोई अहमियत दी थी। लेकिन संभावना इसी बात की लगती है कि वह लोहे का डंडा हत्यारा ही वहां लाया था और फिर उसे अपने लिए एक बेकार की चीज समझकर वहां फेंक गया था। तुम संभावनाओं को छोड़ो, प्रभुदयाल बोला, वह हम बाद में सुनेंगे, पहले तथ्यों का जिक्र करो। अंजना से बात करने के बाद मुझे मालूम हुआ था, सुनील प्रभुदयाल की बात की तरफ ध्यान दिए बिना कहता रहा, कि कल रात सुभाष मार्ग तक अंजना को अनिल बहल ने कत्ल के खतरनाक इरादे से ही एक चाकू खरीदा था, जो कि उस वक्त कार में मौजूद था। अंजना उसके इरादों को भांप गई थी, इसलिए वह उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर नहीं ले जाना चाहती थी। इसलिए इसने अनिल बहल को गच्चा देने का फैसला कर लिया। यह फोन करने के बहाने एक रेस्टोरेंट में चली गई। वहां यह स्वयं तो लेडीज क्लॉक रूम में जा छुपी और एक बैरे को 5 रुपए देकर इसने ऐसा इंतजाम किया कि जब अनिल बहल इंतजार से थक कर उसके बारे में रेस्टोरेंट में पूछताछ करने आए तो वह वेटर उसे कहते कि अंजना तो तुरंत ही पिछवाड़े के रास्ते से वहां से बाहर निकल गई थी। इस प्रकार अनिल बहल को वहां से टालने में कामयाब हो गई। उसके जाने की बाद यह रेस्टोरेंट से निकली और कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर पहुंची। वहां इसने कृष्ण बिहारी लाल को मरा पड़ा पाया। यह फौरन वहां से भाग खड़ी हुई। जिस वक्त यह इमारत से निकल रही थी, ठीक उसी वक्त मैं इमारत के सामने पहुंचा था। बाद में लवलीन प्रभा के फ्लैट पर मेरी इससे मुलाकात हुई और ढेरों बातें हुई। मेरी राय मानकर यह लवलीन प्रभा का फ्लैट छोड़कर कलार्क होटल में चली गई, जिस बारे में कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, बाद में मैं दोबारा लवलीन प्रभा के फ्लैट पर गया। तब तक पुलिस वहां का चक्कर लगाकर जा चुकी थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि पुलिस वहां फिर आने वाली थी। मैं लवलीन प्रभा के फ्लैट की तलाशी लेना चाहता था, इसलिए मैंने बहाने से उसे फ्लैट से खिसकाया और फिर एक और बहाने से उसकी गैर हाजिरी में अकेला उसके फ्लैट में दाखिल हुआ। मैंने फ्लैट की तलाशी ली। तलाशी में मैंने एक गत्ते का डिब्बा बरामद किया, जिसमें एक जोड़ी सफ़ेद सैंडलें, एक ताजी धुली गीली सफ़ेद साड़ी और एक वैसा ही पेटीकोट मौजूद था। उन तीनों चीज़ों पर से खून के धब्बे धोए गए थे। इसका मुझे स्पष्ट संकेत मिला। अंजना से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि वे सफ़ेद सैंडलें तो इसकी थी, लेकिन साड़ी और पेटीकोट लवलीन प्रभा के थे। वे तीनों चीज़ें उस गत्ते के डिब्बे समेत एक सूटकेस में बंद राजनगर रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में मौजूद है और यह उस सूटकेस की रसीद है। सुनील ने जेब से क्लॉक रूम की रसीद निकालकर
प्रभुदयाल के सामने रख दी। लेकिन इस आदमी ने वहां से वे चीजें क्यों उठाई? इंद्र कुमार बोल पड़ा। क्या पता इसने उनके साथ कोई शरारत की हो? तुम्हारे कानों से मैल निकालने वाली मालूम होती है, बंसल क्रूर स्वर में बोला। तुमने सुना नहीं मालूम होता है कि तुम्हें चुप रहने के लिए कहा गया है। इंद्र कुमार सकपका कर चुप हो गया। प्रभुदयाल कुछ क्षण रसीद को उलटता पलटता रहा और फिर बड़े सब्र के साथ बोला, आगे। लवलीन प्रभा की भी कल रात कृष्ण बिहारी लाल के साथ अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उसके कथनानुसार वह निर्धारित समय पर वहां नहीं पहुंची थी, क्योंकि उस वक्त वह अपने राकेश गुप्ता नाम के एक बॉयफ्रेंड के साथ थी और वह उसे कृष्ण बिहारी लाल से मिलने के लिए जाने नहीं दे रहा था। मैंने राकेश गुप्ता से बात की तो मुझे जल्दी ही महसूस हो गया कि वास्तव में कल रात लवलीन प्रभा उसके साथ नहीं थी, बल्कि लवलीन प्रभा की प्रार्थना पर उसने यह झूठ कह दिया था कि कत्ल के वक्त के आसपास लवलीन प्रभा उसके साथ थी। वह एक बड़ी लचर सी एलिबाई थी जो कि बड़ी जल्दबाजी में खड़ी गई थी। कल रात जब अंजना लवलीन प्रभा के फ्लैट पर लौटी थी तो उसने लवलीन प्रभा को स्नान करते पाया था। मेरा दावा है कि वह बेवक्त का स्नान खून के छींटे धोने के लिए हो रहा था। तुम्हारा मतलब है कि कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल लवलीन प्रभा ने किया था? प्रभुदयाल बोला। सुनते जाओ, सुनील बोला। कल जब इंद्र कुमार यहाँ आया था तो इसको यह नहीं मालूम था कि राजनगर में कृष्ण बिहारी लाल कहाँ था और अंजना कहाँ थी। अंजना अनिल बहल से मोहब्बत करती है और कल रात जब मैं लवलीन प्रभा के फ्लैट में इससे अलग हुआ था तब तक यह अनिल बहल से शादी करने की इच्छुक थी। लेकिन आज जब यह मुझे विश्वनगर के मयूर होटल में मिली थी उस वक्त यह इंद्र कुमार से शादी करने का इरादा रखती थी। हालांकि अनिल बहल के लिए गहरी मोहब्बत का जज्बा तब भी इसके दिल में बरकरार था। वास्तव में यह इंद्र कुमार से शादी कर ही इसलिए रही थी क्योंकि उसे अनिल बहल से बेपनाह मोहब्बत थी। यह समझती है कि कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल अनिल बहल ने किया है, क्योंकि जिस चाकू से कत्ल हुआ है वह अनिल का था और अनिल ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वह कृष्ण बिहारी लाल को जान से मार डालेगा। अनिल बहल की जिंदगी बचाने के लिए ही यह अपने अरमानों का खून करके इंद्र कुमार से शादी करने को राजी हो गई थी, क्योंकि इंद्र कुमार पैसे वाला आदमी है। इसने अंजना से वादा किया था कि अगर यह इससे शादी कर लेगी तो यह अनिल बहल को अपनी दौलत के दम से रिहा करवा कर दिखा देगा। इसी समझौते के अंतर्गत इंद्र कुमार ने मुझसे भी बात की थी और मुझे कहा था कि मैं उसके लिए कोई ऐसा इंतजाम करूं जिससे अनिल बहल अपराधी होते हुए भी रिहा हो जाए। यह कैसे हो सकता था? इसकी निगाह में हो सकता था, क्योंकि इसकी निगाह में पैसे में बड़ी ताकत थी। अनिल बहल को बचाने की खातिर यह यहाँ के पुलिस अधिकारियों और जजों तक को खरीदने की बात कर रहा था। यह मेरे माध्यम से अनिल बहल के लिए कोई ऐसा वकील करना चाहता था जो दौलत के दम पर अपराधी को भी रिहा करवा लेने के लिए मशहूर हो। प्रभुदयाल ने घूर कर इंद्र कुमार को देखा। इंद्र कुमार ने बेचैनी से पहलू बदला। यहाँ आने से पहले मैंने टेलीफोन पर यहाँ की रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर रेणु से बात की थी। उस वक्त इंद्र कुमार रिसेप्शन पर मौजूद था, इसलिए रेणु स्विच बोर्ड छोड़कर मुझसे इस टेलीफोन पर बात करने के लिए यहाँ आ गई थी। मैंने रेणु को कहा था कि वह लवलीन प्रभा को झेरी में फ़ोन करके यह मालूम करे कि कल रात लवलीन प्रभा के फ्लैट से कूच करने से पहले क्या अंजना ने टेलीफोन पर किसी से बात की थी। इंद्र कुमार मेरा और रेणु का वार्तालाप स्विच बोर्ड पर सुन रहा था। इसने खुद बताया था कि इसने ऐसा किया था। इसने कहा था कि इसे स्विच बोर्ड ऑपरेट करना आता है। तब यह मुझसे कहने लगा कि मैं अनिल बहल को फांसी की सजा दिलवाने में इसकी क्या मदद करूं। इसके तेवर इसलिए बदल गए थे क्योंकि इसे पता लग गया था कि अंजना ने अपना वादा नहीं निभाया था और यह चोरी से अनिल बहल के पास पहुंच गई थी। हकीकतन अंजना का वादा खिलाफी का कोई इरादा नहीं था। यह अपनी जिंदगी के केवल कुछ क्षण उस शख्स के साथ गुजारना चाहती थी जिससे कि यह दिल से मोहब्बत करती थी, और इंद्र कुमार से शादी के बाद जिससे हमेशा के लिए उसका नाता टूटने वाला था। लेकिन इसकी यह कुर्बानी सरासर गैर जरूरी थी, और अगर यह इंद्र कुमार से शादी कर लेती तो यह इसकी जिंदगी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती, क्योंकि अनिल बहल हत्यारा नहीं। क्या? इतने लंबे अरसे में अंजना पहली बार बोली। वह हत्यारा हो ही नहीं सकता। उसने चाकू जरूर खरीदा था। उसने यह कहा जरूर था
कि वह कृष्ण बिहारी लाल को जान से मार डालेगा, लेकिन उसने हत्या नहीं की थी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि कृष्ण बिहारी लाल सुभाष मार्ग पर कहाँ रहता था। अंजना ने न उसे यह बात खुद बताई थी और न उसे मालूम होने दी थी। अंजना जब टेलीफोन करने के बहाने रेस्टोरेंट में गई थी और काफी देर तक बाहर नहीं निकली थी, तो उसकी तलाश में अनिल बहल उसके पीछे रेस्टोरेंट में गया था। यह बात तर्कसंगत नहीं लगती कि उस वक्त भी वह इतना लंबा चाकू अपने साथ लेकर गया हो, लेकिन चाकू वह बाद में भी कार से उठा सकता था। प्रभुदयाल बोला, आखिर कार उसकी थी। चलो मान लिया, लेकिन वह रेस्टोरेंट में से अंजना से केवल 5 मिनट पहले बाहर निकला था। क्या यह बात संभव लगती है कि उन 5 मिनटों में उसने वापस आकर कार से चाकू भी निकाल लिया, कृष्ण बिहारी लाल का फ्लैट भी तलाश कर लिया, उसको कत्ल भी कर दिया, वापस कार के पास भी लौट आया और वहां से भाग भी निकला? 5 मिनटों में ही क्यों? क्योंकि उसके रेस्टोरेंट से निकलने के 5 मिनट बाद अंजना वहां से निकलकर जब सीधी कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर पहुंची थी, तो उसने उसको मरा हुआ पाया था। और यह सवाल फिर भी बहुत अहम है कि उसे यह पता कैसे लगा कि कृष्ण बिहारी लाल सुभाष मार्ग पर कहाँ रहता था। शायद, अंजना धीरे से बोली, मेरी उम्मीद के मुताबिक वह वहां से टला न हो और वह मेरा पीछा करता हुआ कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट तक पहुंच गया हो। अगर ऐसा हुआ है तब तो अनिल बहल निर्विवाद रूप से निर्दोष सिद्ध हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा वहां पहुंचने तक तो कत्ल हो चुका था, और अगर अनिल तुम्हारा पीछा करता हुआ वहां पहुंचा था तो निश्चय ही कत्ल के बाद वहां पहुंचा था। अंजना खामोश हो गई। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है, सुनील बोला, कल इंद्र कुमार जब मेरे ऑफिस में आया था, उस वक्त इसे कृष्ण बिहारी लाल का पता नहीं मालूम था, न ही तब तक इसे अंजना का पता मालूम था। लेकिन फिर भी कत्ल के बाद यह अंजना से संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो गया था, क्योंकि कत्ल के बाद ही इसने अंजना के सामने यह ऑफर रखी थी कि अगर यह इससे शादी कर ले तो यह अनिल बहल को बरी कराने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार हो जाएगा। तब तक अंजना को भी यह नहीं मालूम था कि इंद्र कुमार नगर में कहाँ ठहरा हुआ था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था, अंजना दबे स्वर में बोली, कि ये नगर में मौजूद थे। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी इंद्र कुमार ने तुमसे संपर्क स्थापित किया। मेरे निर्देशानुसार जब तुम लवलीन प्रभा का फ्लैट छोड़कर किसी होटल में जाने वाली थी, तो वहां तुम्हारे लिए एक टेलीफोन कॉल आई थी। उस कॉल के बाद ही तुमने अपनी सारी योजनाएं बदल दी थी। तभी तुमने क्लार्क होटल में जाकर कमरा ले लेने के बावजूद भी लगभग फौरन होटल छोड़ दिया था। तभी तुम्हारा अनिल बहल के साथ विश्वनगर जाने का प्रोग्राम बना। इन तमाम बातों से यह साफ जाहिर होता है कि वह टेलीफोन कॉल करने वाला शख्स इंद्र कुमार के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अंजना यह बात अपने मुंह से कबूल नहीं करना चाहती, लेकिन बात है यही, और यह बात इंद्र कुमार से भी पूछी जा सकती है। सुनील इंद्र कुमार की तरफ घूमा। कल रात कत्ल करने के बाद तुमने लवलीन प्रभा के फ्लैट पर अंजना को फोन किया था। तुम कौन होते हो मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछने वाले? इंद्र कुमार भड़क कर बोला, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे लाल। अगर तुमने इसके जवाब में झूठ बोला और तुम्हारा झूठ साबित हो गया, तो तुम्हारा यह झूठ तुम्हारे गुनाह की तरफ इशारा समझा जाएगा। मेरा कौन सा गुनाह? अगर तुम एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दो तो तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, वरना। सुनील ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओह, समझा, यानी कि उस मामूली और महत्वहीन टेलीफोन कॉल के माध्यम से तुम मुझे इस केस में एक ऐसा उलझाना चाहते हो कि पुलिस का ध्यान अंजना और अनिल बहल की करतूतों की तरफ से हट जाए। तुम जब खूब जी भरकर प्रवचन कर चुको तो इस सवाल का जवाब भी दे देना कि तुमने अंजना को फोन किया था या नहीं। मैंने ऐसा फोन नहीं किया था। इंद्र कुमार, मैं तुम्हें 2 जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा यह झूठ पकड़ा गया तो यह तुम्हारे गुनाह की तरफ इशारा समझा जाएगा। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम यही बात अंजना से कहलवा लोगे कि उसे मैंने फोन किया था? हाँ, तुम कर सकते हो ऐसा। अंजना साफ साफ तुम पर फिदा मालूम हो रही है। वह बेहिचक तुम्हारी खातिर झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन कोई झूठ यह हकीकत नहीं बदल सकता कि मैंने कल रात लवलीन प्रभा के फ्लैट पर अंजना को फोन नहीं किया था। मुझे यह बात अंजना से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि वह फोन तुम ही ने किया था और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। लेकिन पहले सवाल यह पैदा होता है कि तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि लवलीन प्रभा का टेलीफोन नंबर क्या था
और उस नंबर पर अंजना से संपर्क स्थापित किया जा सकता था। इंद्र कुमार चुप रहा। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ इंद्र कुमार? भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने को बाध्य नहीं। एकाएक वह उठ खड़ा हुआ। मैं अब यहाँ रुकना भी जरूरी नहीं समझता, मैं जाता हूँ। और उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। बैठ जाओ, प्रभुदयाल कर्कश स्वर में बोला। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं इंस्पेक्टर। मैं प्रभुदयाल ने बंसल को संकेत किया। बंसल उसकी बगल की सीट पर बैठा था। उसने इंद्र कुमार को उसकी शानदार टाई से पकड़ लिया और उसे वापस कुर्सी पर धकेल दिया। ओके, सुनील बोला, जो बात तुम नहीं बताना चाहते वह तुम्हें मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि लवलीन प्रभा का टेलीफोन नंबर क्या था और उस नंबर पर अंजना से संपर्क स्थापित किया जा सकता था। इंद्र कुमार, यह बात तुम्हें सिर्फ एक तरीके से मालूम हो सकती थी। तुमने कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट से ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर वे टेलीफोन संदेश देखे थे, जिनमें से एक पर लवलीन प्रभा के फ्लैट का टेलीफोन नंबर लिखा था और जिससे साफ जाहिर होता था कि अंजना उस नंबर पर उपलब्ध थी। और वे संदेश तुमने तब देखे थे जब तुमने कृष्ण बिहारी लाल का उसके फ्लैट पर कत्ल किया था। सुनील के मुंह से निकला आखिरी फिक्रा जैसे बम की तरह वातावरण में फटा। सब स्तब्ध रह गए। प्रभुदयाल हैरानी और अनिश्चय भरी निगाहों से कभी सुनील को और कभी इंद्र कुमार को देखने लगा। इंद्र कुमार एक क्षण को सकपकाया, फिर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी और चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए जैसे उसे सुनील की अक्ल पर तरस आ गया हो। मिस्टर, वह मुस्कुराता हुआ बोला, तुम यह बात भूल रहे मालूम होते हो कि तुम्हारे अपने कथनानुसार पहले तो मुझे यह मालूम नहीं था कि कृष्ण बिहारी लाल रहता कहाँ था। तुमने खुद को मालूम होते हुए भी उसका पता मुझसे छुपाए रखा। फिर खुद तुम्ही ने अखबारों की कटिंग वाला वह ब्रीफकेस लाने के लिए मुझे वापस होटल भेज दिया था, जो कि मैं वहां भूल आया था। होटल तक टैक्सी द्वारा आने जाने में आधा घंटा लगता है और ठीक आधे घंटे में मैं वापस लौट आया था। सुभाष मार्ग, जहां कृष्ण बिहारी लाल रहता था, मेरे होटल से एकदम विपरीत दिशा में है। उस आधे घंटे में मैं एक ही जगह जा सकता था, या अपने होटल और या कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल करने के लिए सुभाष मार्ग। मैं ब्रीफकेस लेकर लौटा था। यही इस बात का पर्याप्त सबूत है कि मैं अपने होटल में वापस आ गया था। और फिर मैंने अपने होटल से यहाँ पर तुम्हारे लिए फ़ोन भी किया था, जिसका सबूत तुम्हारा मान सिंह नाम का वह चपरासी है जो उस वक्त स्विच बोर्ड पर बैठा हुआ था। अब बराए मेहरबानी जरा मुझे समझाओ कि इन तमाम बातों को जर्री नज़र रखते हुए मैं कातिल कैसे हो सकता हूँ। मैं सब बताता हूँ बेटा दीनदयाल। सुनील के होठों पर एक विष भरी मुस्कुराहट प्रकट हुई। उसकी आंखें इंद्र कुमार के लिए नफरत से जल रही थी। सुनो, बारी बारी अपनी हर आपत्ति का जवाब सुनो। तुम्हें कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट का पता इसलिए मालूम था क्योंकि तुमने मेरा और रमाकांत का टेलीफोन पर हुआ वार्तालाप भी बीच में चुपचाप सुना था, जिसमें उसने मुझे वह पता बताया था। कल रात जब रमाकांत का यहाँ फ़ोन आया था, उस वक्त तुम बाहर रिसेप्शन पर मौजूद थे। तुम अपनी हरकतों से भी साबित कर चुके हो और मुंह से भी कबूल कर चुके हो कि तुम्हें स्विच बोर्ड ऑपरेट करना आता है। रमाकांत की कॉल सुनकर जब मैं अपने केबिन से बाहर निकलकर रिसेप्शन पर आया था, तो मैंने तुम्हें वहां बैठा नहीं पाया था जहां कि मैं तुम्हें बिठाकर गया था। मैंने तुम्हें रिसेप्शन डेस्क पर स्विच बोर्ड के पास खड़े जमाइयाँ लेते पाया था। ज़रूर तुम उसी वक्त स्विच बोर्ड के रिसीवर पर मेरी और रमाकांत की कॉल सुनकर हटे थे। तुम्हें कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट का पता मालूम था। यह बात इससे भी साबित होती है कि तुम्हें लवलीन प्रभा का टेलीफोन नंबर मालूम था और यह मालूम था कि अंजना उस टेलीफोन नंबर पर उपलब्ध थी। ये दोनों बातें तुम्हें कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के ड्राइंग रूम में रखे टेलीफोन संदेशों को पढ़े बिना नहीं मालूम हो सकती थी। और तुमने गलत कहा था कि तुम अखबारों की कटिंग वाला ब्रीफकेस अपने होटल में भूल आए थे। इंद्र कुमार, ब्रीफकेस तुम पहले ही फेरे में अपने साथ लाए थे। वह ब्रीफकेस लेने तुम वापस अपने होटल गए ही नहीं थे। लेकिन मैंने अपने होटल में जाकर अपने कमरे से तुम्हें यहाँ फ़ोन किया था और तुमने खुद देखा था कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब ब्रीफकेस मेरे पास नहीं था। वह टेलीफोन तुमने होटल से नहीं, कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट वाली इमारत के आसपास कहीं से किया था। तुमने फ़ोन करके मानसिंह को कहा कि तुम होटल से बोल रहे हो और उसने मान लिया। उसके पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि वास्तव में तुम कहाँ से बोल रहे थे, और ब्रीफकेस का एक बंडल बनाकर तुम पहले ही फेरे में अपने साथ लाए थे
और वह बंडल तुमने ब्लास्ट की इमारत के सामने मौजूद पनवाड़ी के पास रखा था। इंद्र कुमार, तुम अपना ब्रीफकेस लेने यहाँ से होटल नहीं गए थे, बल्कि सीधे सुभाष मार्ग गए थे। वहाँ तुमने कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल किया, फिर वहीं कहीं से ब्लास्ट में फ़ोन किया, वापस यहाँ आकर पनवाड़ी से अपना बंडल लिया, उसे खोलकर उसमें से अपना ब्रीफकेस निकाला और वापस यहाँ आकर यह जाहिर किया कि तुम ब्रीफकेस लेकर सीधे अपने होटल से यहाँ आ रहे हो। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, वह लोहे का डंडा जो घटनास्थल पर पड़ा मिला था और जिसका संबंध पुलिस किसी भी प्रकार घटना से नहीं जोड़ पा रही है, तुम्हारा था। और तुम्हारी मूल योजना के अनुसार कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल उस लोहे के वजनी डंडे के प्रहार से होने वाला था। तुम यह खूब जानते थे कि ऐन हत्या के समय अगर तुम अपनी मौजूदगी कहीं और साबित कर सको और यह राग गाते रह सको कि तुम्हें यह मालूम ही नहीं था कि कृष्ण बिहारी लाल कहाँ रहता था, तो तुम कत्ल करके कत्ल के संदेह के दायरे में आने से बचे रह सकते थे। वापस अपने होटल जाने के बहाने यहाँ से निकलकर जब तुम सुभाष मार्ग पहुँचे तो यह महज इत्तेफाक था कि तुम्हें वहाँ अनिल बहल की कार खड़ी दिखाई दे गई। उस कार को चलाते अनिल बहल को तुमने शायद दिन में भी कभी देखा था, इसलिए तुम्हें मालूम था कि वह कार अनिल बहल की थी। तुमने उसके अंदर झांका तो तुम्हें भीतर पड़ा चाकू दिखाई दे गया। तुमने वह चाकू वहां से उठा लिया और कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में जाकर उसी चाकू से उसका कत्ल कर दिया। फिर तुमने वह लोहे का डंडा भी वहीं फेंक दिया, क्योंकि अब तुम्हारे लिए उसका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रहा था और तुम खामखा उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे। बाथरूम में लड़की कौन थी जो जोर जोर से रो रही थी? बंसल ने मंत्रमुग्ध स्वर में पूछा। वह निश्चय ही लवलीन प्रभा थी। उसके आगमन के बाद से ही फ्लैट का दरवाजा खुला था, इसलिए इंद्र कुमार फ्लैट में चुपचाप दाखिल हो पाया था। इसने कृष्ण बिहारी लाल को बेडरूम से बाथरूम में दाखिल होने की कोशिश में लगा पाया था। उसके सारे कपड़े पलंग पर पड़े थे। इसी से जाहिर होता था कि वह लवलीन प्रभा के साथ क्या करने का इरादा रखता था। इंद्र कुमार को देखकर उसने झपट कर अपना ड्रेसिंग गाउन पहनने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वह उसकी एक ही आस्तीन में अपनी बाहें डाल पाया था कि इंद्र कुमार ने उसकी छाती में चाकू घोंप दिया था। लवलीन प्रभा उस वक्त भी बाथरूम में रो रही थी और उसे यह नहीं मालूम था कि बाहर क्या हो रहा था। कत्ल के बाद तुम वहां से फुट गए। तुमने पहले सुभाष मार्ग पर ही कहीं से यहाँ टेलीफोन करके यह स्थापित किया कि तुम अपने होटल से बोल रहे थे और फिर तुम फौरन एक टैक्सी पर सवार होकर यहाँ आ गए। तुमने पनवाड़ी से अपना बंडल लिया, उसे खोलकर उसमें से ब्रीफकेस निकाला और आकर मेरे इंतजार में रिसेप्शन पर बैठ गए। झूठ, इंद्र कुमार आवेगपूर्ण स्वर में बोला। कत्ल के बाद किसी समय लवलीन प्रभा बाथरूम से बाहर निकली। सुनील उसकी ओर ध्यान दिए बिना कहता रहा। शायद वह कृष्ण बिहारी लाल के धड़ाम से फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर निकली थी, या शायद वह बाहर एकाएक पैदा हो गए सन्नाटे से बौखलाकर बाहर निकली थी। बहरहाल जब वह बाहर निकली तो उसने बाथरूम के दरवाजे के सामने ही फर्श पर कृष्ण बिहारी लाल की लाश पड़ी पाई। उसकी छाती में से तब भी खून का फव्वारा छूट रहा था, जिसकी वजह से खून के काफ़ी सारे छींटे लवलीन प्रभा के कपड़ों और सैंडलों पर पड़ गए। वह सफ़ेद रंग की सैंडलें नहीं पहनी थी, इसलिए उन पर खून के धब्बे खास दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो दिखाई दे रहे थे उन्हें उसने वापस अपने फ्लैट पर जाकर सैंडलों पर कपड़ा फेर कर रफा कर दिया था। लेकिन उसकी साड़ी और पेटीकोट बेतहाशा खून से रंगे हुए थे। उसने फ्लैट में आते ही उन्हें जितनी अच्छी तरह धोया जा सकता था धो डाला। उसके बाद उसने खुद भी स्नान किया ताकि गारंटी हो जाए कि खून का कोई अवशेष बाकी नहीं था। फिर तभी अंजना फ्लैट में पहुंच गई थी। लवलीन प्रभा को मालूम था कि अंजना भी कृष्ण बिहारी लाल से मिलने जाने वाली थी। उसने गौर से अंजना का मुआयना किया तो पाया कि उसकी सफ़ेद सैंडलों पर खून के छींटे पड़े थे। उसने अंजना की सैंडलें उतरवा ली और उसे कहा कि वह नहा ले। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों में किसी का भी रिश्ता कत्ल से जुड़े। अपने लिए एलिबाय उसने अपने बॉयफ्रेंड राकेश गुप्ता को फ़ोन करके घड़ी। राकेश गुप्ता उसकी खातिर यह कहने के लिए तैयार हो गया कि हत्या के समय के आसपास लवलीन उसके साथ थी, लेकिन यह इंतज़ाम की फ़ोन पर बड़ी जल्दबाजी में किया था। इसलिए राकेश गुप्ता से चंद ही सवाल पूछने के बाद मुझे गारंटी हो गई थी कि वह झूठ बोल रहा था। कल रात लवलीन प्रभा वास्तव में उसके साथ नहीं थी। सुनील खामोश हो गया।
यह जो बकवास तुमने की है, इंद्र कुमार व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, तुम इसे साबित भी कर सकते हो? क्यों नहीं? सुनील सहज भाव से बोला, प्रभु, इसकी करतूतों का पहला सबूत तो वह पनवाड़ी ही है जिसके पास इसने ब्रीफकेस वाला बंडल रखवाया था। तुम उससे पूछ सकते हो कि क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मैं जरूर पूछूंगा, प्रभु दयाल इंद्र कुमार को घूरता हुआ बोला। कल शाम 8 बजे के करीब जब इंद्र कुमार यहाँ आया था तो उस वक्त यह हल्के नीले रंग का सूट पहने था और सूट से ही मैच करती हल्के नीले रंग की जुराबे और सफ़ेद रंग के जूते पहने था। लेकिन कत्ल के बाद जब मैं इससे मिलने के लिए एम्बेसडर होटल पहुंचा था तो यह मुझे लॉबी में बैठा मिला था। उस वक्त भूरे रंग का सूट, भूरे रंग की जुराबे और भूरे रंग के ही जूते पहने था। प्रभु, जरा सोचो, इसे यूं एकाएक अपने कपड़े बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि कत्ल करते वक्त इसके नीले सूट पर, नीली जुराबों और सफ़ेद जूतों पर खून के छींटे पड़ गए थे। इसलिए इसने होटल पहुंचते ही सबसे पहले अपने कपड़े बदले थे। वह नीला सूट इसने अगर फेंक भी दिया होगा तो वह अभी भी इसके होटल के कमरे में मौजूद होगा। मेरे ख्याल से सूट वहां ज़रूर होगा, क्योंकि इसे तो कतई मालूम नहीं कि यह फंस सकता था। इसने सोचा होगा कि सूट को वापस विशालगढ़ जाकर ड्राई क्लीन करा लेगा और किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। प्रभु दयाल ने अपने मातहत की तरफ देखा। बंसल ने उसकी मंशा समझकर सहमति में सिर हिला दिया और पुलिस को अनिल बहल की कार के बारे में जो गुमनाम कॉल आई थी उसे करने वाला इसके अलावा और कोई भी हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी इसके सिवाय और किसी को मालूम नहीं था कि अनिल बहल की कार सुभाष मार्ग पर खड़ी थी। मेरा नाम लेकर अनिल बहल को भी इसी ने फ़ोन किया और गायब हो जाने की खतरनाक राय दी ताकि पुलिस का ध्यान अनिल बहल की ओर आकर्षित हो सके, ताकि अंजना को और विश्वास हो जाए कि हत्यारा अनिल बहल है और फिर यह इस शरीफ और नेक नियत लड़की को अपने साथ शादी करने को मजबूर कर सके। लेकिन अंजना ने अनिल बहल के साथ जाकर इसकी योजना को गड़बड़ा दिया। उसके बाद भी इसने मेरा और रेणु का यह वार्तालाप बीच में सुन लिया, जिसमें मैंने रेणु को कहा था कि वह लवलीन प्रभा से पूछे कि क्या अंजना के उसके फ्लैट से रवाना होने से पहले उसके लिए कोई टेलीफोन आया था। तो यह समझ गया कि मैं बहुत तेजी से असलियत के करीब पहुंच रहा था। तब एक तरह से इसने अंजना को हासिल करने का ख्याल छोड़ दिया। वह ख्याल छोड़ देने के बाद इसके लिए अनिल बहल की सलामती का सामान करना भी ज़रूरी नहीं रहा। अब इसे इस बात में अपना फ़ायदा दिखाई देने लगा कि अनिल बहल जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ जाए और इसका अपने गुनाह पर पर्दा पड़ा रहे। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले ये मुझसे कह रहा था कि मैं कोई ऐसा इंतज़ाम करूं जिससे अनिल बहल को जल्द से जल्द सजा हो जाए। यह सब झूठ है, इंद्र कुमार चिल्लाया। बकवास है, तुम अपनी कही एक भी बात साबित नहीं कर सकते हो। एक बात तुम्हारी तरफ पुलिस का ध्यान आकर्षित हो जाने के बाद पुलिस बहुत कुछ साबित कर सकती है, सुनील बोला। 2 बातें तो मैंने ही बताई हैं। पनवाड़ी पुलिस को यह बताएगा कि उसके पास तुमने कोई बंडल रखा था, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे होटल के कमरे से तुम्हारा वह नीला सूट, नीली जुराबें और सफ़ेद जूते ज़रूर बरामद होंगे, जिन पर कि निश्चय ही खून के छींटे पड़े थे। फिर मुमकिन है उस लोहे के डंडे पर से और चाकू पर से जिससे कि कत्ल हुआ है तुम्हारी उंगलियों के निशान बरामद हों, और सबसे बड़ा सबूत तुम्हारे खिलाफ यह है। सुनील ने उसका होटल का अदा किया हुआ बिल निकालकर उसे दिखाया। यह क्या है? प्रभु दयाल बोला। यह इसके होटल का अब तक का बिल है, सुनील बोला, जो इसके खिलाफ सबूत हासिल करने की खातिर मैंने अपने पल्ले से अदा किया है। इस पर भी तमाम टेलीफोन नंबर लिखे हैं जो इसने होटल के स्विच बोर्ड से मिलवाए थे। प्रभु, टेलीफोन नंबरों की इस लिस्ट में लवलीन प्रभा के फ्लैट का नंबर भी है, जबकि यह अभी इनकार करके हटा है कि इसे न यह नंबर मालूम था और न इसने इस नंबर पर फ़ोन किया था। इसी लिस्ट में प्रकाश होटल, कमर्शियल स्ट्रीट का नंबर भी है, जहां की अनिल बहल ठहरा हुआ था और जहां फ़ोन करके इसने अनिल बहल को फरार हो जाने की राय दी थी। इस लिस्ट में पुलिस हेडक्वार्टर का भी नंबर है, जो कि इसने पुलिस को अनिल बहल की कार के बारे में टिप देने के लिए मिलवाया था। लेकिन सुनील एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, इसमें ब्लास्ट का नंबर नहीं है, जबकि यह दर्जनों बार कह चुका है कि इसने अपने कमरे से ब्रीफकेस के साथ रवाना होने से पहले यहाँ फ़ोन किया था। इस लिस्ट में ब्लास्ट का टेलीफोन नंबर न होना ही यह साबित करता है
कि इसने होटल से ब्लास्ट में फ़ोन नहीं किया था। यह अपने होटल गया ही नहीं था। यह टेलीफोन इसने कहीं और से किया था, लेकिन कहा यह था कि यह होटल से बोल रहा था। प्रभुदयाल ने सुनील के हाथ से बिल ले लिया। अब इंद्र कुमार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इंद्र कुमार, सुनील उसकी तरफ घूमा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि टेलीफोन कॉल के मामले में झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो वह तुम्हारे गुनाह की तरफ इशारा समझा जाएगा। तुम्हारे होटल के बिल की वजह से तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। इंद्र कुमार के मुंह से बोलना फूटा। इंद्र कुमार, सुनील बड़े मीठे स्वर में बोला, तुम पैसे वाले आदमी हो, लेकिन अभी पुलिस तुम्हें जहां भेजने का सामान करने वाली है वहां तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अपनी जिस धन दौलत पर तुम्हें इतना मान था वह सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी वे 473 रुपये 50 पैसे तो दे दो जो इस गरीब पत्रकार ने तुम्हारे होटल का बिल चुकाने में खर्च किए हैं। इंद्र कुमार का सिर झुक गया। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? प्रभुदयाल ने पूछा। इंद्र कुमार गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका था और प्रभुदयाल को खबर मिल चुकी थी कि उसके होटल के कमरे से खून के छींटों से रंगा नीला सूट और नीली जुराबें बरामद की जा चुकी थी। उस वक्त सुनील के केबिन में केवल सुनील और प्रभुदयाल ही बैठे थे। तुम्हारे सब इंस्पेक्टर बंसल की वजह से, सुनील बोला। मैं उसे प्लेट में रखकर कृष्ण बिहारी लाल का हत्यारा पेश करना चाहता था और वह था कि मेरी बात भी सुनने तक को तैयार नहीं था। अपनी बात तुम बाद में भी कह सकते थे, यानी कि पहले गिरफ्तार हो जाता। सुनील हैरानी से बोला। खामखा, और फिर इतनी सेंसेशनल कहानी जो कि खुद चलकर अखबार के दफ्तर में आई थी उसे यहाँ से चली जाने देता? प्रभु, इंद्र कुमार बेवकूफ़ नहीं है। वह भांप गया था कि मैं उसका खेल समझ गया था। वह फरार हो सकता था। फरार न भी होता तो वह कम से कम सबूत तो नष्ट कर ही सकता था जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। उसके खिलाफ ऐसे भी सबूत हैं जो कि वह नष्ट नहीं कर सकता था। कौन से? पनवाड़ी की गवाही। क्या पता अगर इंद्र कुमार को वक्त मिल जाता तो वह पनवाड़ी को रिश्वत देकर खामोश रहने के लिए तैयार कर लेता। इसी प्रकार रिश्वत देकर क्या पता वह होटल के टेलीफोन के रिकॉर्ड में यह नंबर लिखवा लेता। यह बहुत खुरापाती और दौलत की ताकत में बहुत विश्वास रखने वाला आदमी है। तुम्हें यह सूझा कैसे कि अपराधी इंद्र कुमार था? जब मुझे यह सूझा था कि कत्ल के बाद और आधी रात से पहले किसी समय इंद्र कुमार की अंजना से बात जरूर हुई थी। अंजना ने इंद्र कुमार से संपर्क स्थापित किया हो यह संभव नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक नहीं मालूम था कि इंद्र कुमार यहाँ आया हुआ था। इसका मतलब था कि इंद्र कुमार ने ही अंजना को फोन किया था। लवलीन प्रभा के फ्लैट से अंजना के कूच कर जाने के बाद तो इंद्र कुमार उससे संपर्क स्थापित कर नहीं सकता था, क्योंकि तब तक किसी को भी मालूम नहीं था कि अंजना कहाँ जाने वाली थी। वह मेरी राय पर वहाँ से गई थी, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ थी, क्योंकि मैंने उसे रिट्स होटल भेजा था और वह क्लार्क में पहुँच गई थी। इसका मतलब था कि अगर कत्ल के बाद इंद्र कुमार ने अंजना से बात की थी तो वह निश्चय ही लवलीन प्रभा के फ्लैट में उसके टेलीफोन नंबर 221204 पर फ़ोन करके की थी। यह बात बड़ी जल्दी मेरे भेजे में बजने लगी थी कि आखिर इंद्र कुमार को पता कैसे लगा कि अंजना से लवलीन प्रभा के फ़ोन पर संपर्क स्थापित किया जा सकता था और फ़ोन नंबर 221204 था। यह बात उसे निश्चय ही कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में रखे टेलीफोन संदेशों को पढ़कर मालूम हुई थी। यह बात मेरी समझ में आते ही मुझे विश्वास हो गया था कि कत्ल इंद्र कुमार ने किया था। ओह, फिर जब पनवाड़ी ने मुझे यह बताया कि कल रात इंद्र कुमार उसके पास एक बंडल छोड़कर गया था, तो मेरी समझ में यह भी आ गया कि उसने अपने लिए एलिबाई कैसे खड़ी थी। रही सही कहानी मैं उसके होटल का बिल चुकाकर उसके द्वारा मिलवाए गए टेलीफोन नंबर जानने के बाद समझ गया। हमारा तो इंद्र कुमार की तरफ ध्यान तक नहीं गया था। कैसे जाता? तुम पुलिसिए जो ठहरे। कोई केस हल करने के लिए सहूलियत का तरीका दिखाई दे जाने पर उसे झपट लेना तो तुम लोगों की फितरत है। तुम लोग तो पूरी तरह विश्वास किए बैठे थे कि अनिल बहल हत्यारा था। उसकी यह कहानी तुम लोगों को सरासर खड़ी हुई लग रही थी कि कोई सुभाष मार्ग पर खड़ी उसकी कार में से वह चाकू उठाकर ले गया था, जो कि वह मानता था कि उसने कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल करने के लिए खरीदा था और जिससे कि वास्तव में कत्ल हुआ भी था। लेकिन अगर वह हत्यारा नहीं था तो गिरफ्तारी के बाद मुंह से फूटा क्यों नहीं कि हत्या उसने नहीं की थी?
क्योंकि वह समझ रहा था कि हत्या अंजना ने की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जिस प्रकार अंजना समझ रही थी कि हत्या अनिल बहल ने की थी और वह उसके बचाव की खातिर इंद्र कुमार से शादी करने को तैयार हो गई थी, उसी प्रकार अनिल बहल समझ रहा था कि हत्या अंजना ने की थी और वह उसके बचाव की खातिर हत्या का इल्जाम अपने सिर लेने को तैयार हो गया था। कमाल है, प्रभुदयाल मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। सुनील ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया। तुमने लवलीन प्रभा को उसके फ्लैट से क्यों खिसका दिया? प्रभुदयाल ने पूछा। क्योंकि मैं उसकी गैर हाजिरी में उसके फ्लैट की तलाशी लेना चाहता था। उसके किचन में से गीले कपड़ों वाला गत्ते का डिब्बा बरामद होने के बाद ही मुझे यकीन हुआ था कि लवलीन प्रभा बहुत झूठ बोल रही थी। हालांकि यह मैं पहले ही समझ चुका था कि वह झूठ बोल रही थी। कल रात वह कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर नहीं गई थी। वह वहां गई थी और कृष्ण बिहारी लाल पर एकाएक शैतान सवार हो गया था। वह उस पर झपटा था तो लवलीन प्रभा स्वयं को बचाने की खातिर बाथरूम में घुस गई थी और वहां अपनी बदकिस्मती पर जोर जोर से रोने लगी थी। उसी दौरान इंद्र कुमार ने फ्लैट में कदम रखा था और कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल कर दिया था। तुम्हारे ख्याल से लवलीन प्रभा ने कत्ल होते देखा था? नहीं, मेरे ख्याल से इंद्र कुमार के कत्ल करके वहां से कूच कर जाने के बाद वह बाथरूम से निकली थी। तुमने वह गीले कपड़ों वाला गत्ते का डिब्बा रेलवे स्टेशन क्लॉक रूम में क्यों जमा करवाया? क्योंकि लवलीन प्रभा को मेरी असली नीयत की भनक लग सकती थी और वह अपना फ्लैट छोड़कर जाने से इनकार कर सकती थी। जब मैं उसे यूथ क्लब में छोड़कर अकेला उसके फ्लैट में वापस आया था तो मुझे भय था कि वह कहीं मेरे पीछे पीछे ही वहां न पहुंच जाए। लवलीन प्रभा को उन गीले कपड़ों वाली बात सूझ जाती तो वह उन्हें नष्ट कर सकती थी, इसलिए उन्हें बड़ी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम से कहीं ज्यादा सुरक्षित स्थान पुलिस हेडक्वार्टर होता है। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। जरूर रखना, और यह मत समझना कि इस केस से हाथ झाड़ने में तुम कामयाब हो गए हो। तुमने कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट को ताला लगाया था और बाद में पुलिस से इस बारे में झूठ बोला था। कहाँ झूठ बोला था? किसी ने मेरा विधिवत बयान कब लिया था? मुझसे हल्फिया बयान लिया जाता तो मैं जरूर बोलता, लेकिन किसी अपराध की खबर लगने पर उसकी सूचना पुलिस को देना एक नेक शहरी का फर्ज होता है। तुम्हें बिहारी लाल के कत्ल की खबर लगी, लेकिन तुमने उसकी खबर पुलिस को देने की कोशिश नहीं की। उसकी जरूरत कहाँ रह गई थी? पुलिस पहुंच जो गई थी मौका वारदात पर, लेकिन तुमने फ्लैट को अनाधिकृत रूप से ताला लगाकर पुलिस के काम में रुकावट डाली। गलत। मैंने पुलिस के काम में मदद की। जब मैंने ताला लगाया था उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। मैंने ताला इसलिए लगाया था ताकि घटनास्थल सील हो जाए और पुलिस के आगमन से पहले वहां किसी तरह की छेड़खानी न हो। ऐसा था तो पुलिस के वहां पहुंचने पर यह बात तुम्हें कहनी चाहिए थी। मैं भूल गया था। मैंने ताजी ताजी लाश देखी थी, इसलिए बौखला गया और बौखलाहट में मुझे सूझा ही नहीं कि मुझे यह बात पुलिस को बतानी थी। मैं अपनी लापरवाही के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। प्रभुदयाल चुप रहा, लेकिन उसके होठों के कोरों पर जो क्षीण सी मुस्कुराहट उभरी वह सुनील से छुपी न रही। सुनील ने राहत की सांस ली। वह मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि प्रभुदयाल उसकी खता माफ करने वाला था। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।